लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ SBILL। और आज हम लोग लेसन नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो है वेरियस इनिशियल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने FSSAI रजिस्ट्रेशन पढ़ा था और हमने FSSAI के अलावा हमने ड्रग लाइसेंस पढ़ा था। ड्रग लाइसेंस के अलावा हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड पढ़ा था। तो ये तीनों हमने पढ़े थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे लाइसेंस एक दूसरे से अलग है। NBFC वाला लाइसेंस हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, अलग से आपका एक NBFC का चैप्टर है। तो जब हम लोग आपका वो NBFC वाला चैप्टर करेंगे उसके साथ हम लोग NBFC लाइसेंस आपका कवर करेंगे वहां पर, ठीक है। तो एक बार NBFC को स्किप कर दो और नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन आपका बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, पेज नंबर 363। तो जल्दी से आपके ICSI स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 363 में आ जाइए। बैंकिंग लाइसेंस। अब वैसे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है कि हमें अगर बैंक बनाना है तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन कैसे लेना होगा, व्हाट इज द प्रोसीजर। ओके, सो प्लीज एवरीवन कम टू पेज नंबर 360। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन। ये 4-5 रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 363 एवरीवन, बैंकिंग। तो देखो, अगर आपको कोई बैंक बनानी है, इंडिया में बैंक बनाना आसान नहीं है। जैसे आप देखोगे कि बहुत लिमिटेड बैंक्स हैं इंडिया में, गिनी चुनी बैंक्स हैं इंडिया में, वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि हंड्रेड्स ऑफ बैंक्स आर देयर, नो। व्हाई? बिकॉज स्टार्टिंग अ बैंक और एस्टैब्लिशिंग अ बैंक इज नॉट ईजी। आपको RBI से लाइसेंस लेना पड़ता है और RBI बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस बहुत इजीली नहीं देती है। कितनी गिनी चुनी बैंक्स हैं, SBI, PNB, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये वो फलाना ढिकना, लिमिटेड बैंक्स आर देयर। यू कैन नॉट काउंट n number of numerous very limited number of banks are there, n number of banks are not there. Why? Because we need license from RBI. अगर आपको बैंक बनाना है, बैंकिंग कंपनी बनाना है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर आप एक कंपनी बनाएंगे और आपको लाइसेंस लेना पड़ता है RBI से अंडर अनदर एक्ट विच इज नोन एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो अगर आपको बैंकिंग कंपनी बनानी है तो सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल कंपनी बनानी होगी कंपनीज एक्ट के अंदर। फिर उसके बाद आपको बैंकिंग का लाइसेंस लेना होता है RBI से, एक दूसरा एक्ट है उसके अंदर, कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्योंकि अगर आपको बैंक बनानी है तो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर कवर हो जाएंगे और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो भी कंडीशंस दी हुई हैं वो आपको फुलफिल करनी होंगी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आपको RBI से लाइसेंस लेना होगा। आर वी क्लियर विद दिस? तो एवरीवन, सबसे पहले तो बैंकिंग कंपनीज आर गवर्न बाय विच एक्ट? बैंकिंग कंपनीज आर गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो मैम, अगर आपको एज अ बैंकिंग कंपनी रजिस्टर होना है तो सबसे पहले तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, हैविंग द मिनिमम प्रिस्क्राइब पेड अप कैपिटल। अब मैम, अगर आप खुद गरीब हो गए तो आप दूसरों को क्या लोन दोगे? बैंक क्या है? दूसरों लोगों को सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, लोन लेती है, लोन देती है, डिपॉजिट लेती है, लोन देती है। अगर बैंक खुद ही गरीब है तो वो दूसरों को कैसे लोन देगी? तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस तभी मिलेगा जब आपका मिनिमम पेड अप जो है 500 करोड़ का होगा। यानी अगर आपका मिनिमम 500 करोड़ पेड अप है तो ही RBI आपको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस देगी, वरना आपको RBI दूर से देख के थूक देगी, बोलेगी वापस जाओ, थू। ठीक है। तो पॉइंट इज कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि अगर आपको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस चाहिए तो मिनिमम पेड अप 500 करोड़ होना चाहिए। बट अगर आप स्मॉल बैंक बनाना चाहते हैं, फाइनेंस बैंक बनाना चाहते हैं, तो उस केस में रिक्वायरमेंट है सिर्फ 200 करोड़ की। तो ये आपको याद रखना होगा कि बैंकिंग कंपनी के लिए मिनिमम, बैंकिंग का लाइसेंस लेने के लिए मिनिमम कितना पेड अप होना चाहिए। तो अगर आपकी कंपनी का पेड अप जो है वो कम से कम 500 करोड़ है, 500 करोड़, तो ही आपको बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा। दिस इज द प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक हो तो अगर सिर्फ 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो नॉर्मल बैंक 500 करोड़ पेड अप होना चाहिए, फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक 200 करोड़ पेड अप होना चाहिए। अब आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एक सेक्शन है जो ये बोलता है कि आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगी तो ही आपको बैंकिंग कंपनी का बिजनेस करने दिया जाएगा, तो ही आपको बैंकिंग बिजनेस करने दिया जाएगा। बैंक जो भी काम करती है, प्राइमरी डिपॉजिट लेना, लोन देना, प्राइमरी।
तो सेक्शन 12 कुछ कंडीशंस बताता है और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सेक्शन 12 कुछ कंडीशंस बताता है कि अगर आपको बैंकिंग बिजनेस करना है तो ये सारी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होंगी। कौन कौन सी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं बिफोर यू स्टार्ट अ बैंकिंग बिजनेस? दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। So section 12 of the Banking Regulation Act says that no banking company is allowed to carry on its business unless it satisfies following condition। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही वो बैंकिंग बिजनेस कर सकती है। पहला, सब्सक्राइब शुड बी मिनिमम हाफ ऑफ ऑथराइज्ड। अब आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं कि ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए, आप कंपनी लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑथराइज यानी कि द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज, मैक्सिमम कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर होती है। सब्सक्राइब्ड यानी कि विच पब्लिक हैव एक्चुअली सब्सक्राइब्ड। पेड अप यानी कि पब्लिक ने कितने शेयर्स जो उन्होंने सब्सक्राइब किए उसमें से कितना पे कर दिया है, कितने शेयर्स का पैसा एक्चुअल में दे दिया है। तो दो कंडीशन है कि सब्सक्राइब जो है वो ऑथराइज का कम से कम हाफ होना चाहिए और पेड अप जो है वो सब्सक्राइब का कम से कम हाफ होना चाहिए। अभी रिक्वायरमेंट है, ये आपको याद करना होगा कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा और तो ही आप बैंकिंग का बिजनेस कर सकते हो। पहला, पेड अप शुड बी हाफ ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब शुड बी हाफ ऑफ ऑथराइज्ड। उसके बाद आपका जो कैपिटल है वो ऑर्डिनरी शेयर्स होने चाहिए, यानी कि डीवीआर इश्यू नहीं कर सकते आप। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, आप प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर आप इशू करते हो तो आरबीआई ने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं। आरबीआई के सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करने होंगे तो ही आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। otherwise you can only issue ordinary equity shares। ऑर्डिनरी यानी कि डीवीआर इशू नहीं कर सकते आप, डिफरेंशियल शेयर्स, डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकते। यू कैन इशू ओनली एंड ओनली ordinary equity shares or preference shares, and even if you are issuing preference shares that has to be in accordance with the RBI guidelines। Next, no person holding shares shall have the voting right above 10%। किसी भी सिंगल पर्सन का वोटिंग राइट 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगल पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 10% वोटिंग राइट इन द कंपनी, इन द बैंकिंग कंपनी। एंड जो मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव है बैंक का, जो बैंक का मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव है उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है ये हमें आरबीआई को डिस्क्लोज करना होगा। सो ये 5 कंडीशन आपको दी हुई है कि जब आप ये 5 कंडीशन फुलफिल कर लेंगे उसके बाद ही आपको बिजनेस स्टार्ट करने दिया जाएगा। जैसे एक बार आपको लाइसेंस तो मिल गया, ठीक है, एक बार आपको लाइसेंस मिल गया, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर बैंकिंग बिजनेस यू हैव टू फुलफिल दिस 5 कंडीशंस। नंबर 1, पेड अप शुड बी हाफ ऑफ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब शुड बी हाफ ऑफ ऑथराइज, कैपिटल ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स होना चाहिए और ऑर्डिनरी शेयर्स होने चाहिए, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस, एंड इवन इफ यू आर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स दैट हैज टू बी एज पर द गाइडलाइंस बाय आरबीआई। भी एक पर्सन की शेयर होल्डिंग 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव की शेयर होल्डिंग कितनी है ये आपको आरबीआई को डिस्क्लोज करने होंगे। ये सारे ही शेयर्स एंड शेयर होल्डिंग से रिलेटेड है, सारे पॉइंट शेयर्स और शेयर होल्डिंग से रिलेटेड है, पूरे पॉइंट शेयर से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये 5 कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही आपको बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करने दिया जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 22। सेक्शन 22 ये बोलता है कि आपको लाइसेंस कौन कौन सी कंडीशन पे मिलेगा। ये तो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। अब नीचे सेक्शन 22 में लाइसेंसिंग की कंडीशन दी हुई है कि कौन कौन से कंडीशन में आपको आरबीआई जो है लाइसेंस देगी। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो बोल रहा है नो कंपनी शेल कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस इशूड बाय आरबीआई। तो पहला वाला लाइन तो पता ही है, हमें ऑलरेडी पता ही है कि अगर बैंकिंग बिजनेस करना है तो पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। कोई भी बैंक खोल सकता है क्या मुंह उठा के, ऐरा गैरा नथु गैरा, कोई भी ऐसे मुंह उठा के बैंक नहीं खोल सकता, आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो वही वाली पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में दी हुई है कि नो कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस given by RBI। अब RBI लाइसेंस कब देगी? तो every company before commencing shall apply in writing to RBI for license। ये भी assumed है, presumed है कि हर वो कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस करना चाहती है उनको पहले अप्लाई करना होगा आरबीआई को लाइसेंस के लिए। बिफोर ग्रांटिंग एनी लाइसेंस आरबीआई में रिक्वायर द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड फॉलोइंग कंडीशन। अब ये कुछ है कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस, अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ही आरबीआई आपको लाइसेंस देगी, वरना आरबीआई आपको लाइसेंस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं
फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, कि आरबीआई आपको लाइसेंस किन कंडीशंस पे देगी। पहला, आरबीआई आपकी बुक्स इंस्पेक्ट करने बोल सकती है, आरबीआई कैन आस्क फॉर द इंस्पेक्शंस ऑफ द बुक। यस। नेक्स्ट, कौन कौन से कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी सो दैट आरबीआई कैन गिव यू लाइसेंस। पहला, द कंपनी विल बी इन पोजिशन टू पे इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिटर्स इन फुल। आप खुद गरीब नहीं होने चाहिए। आप अपना उधार नहीं चुका पाओगे तो लोगों को क्या उधारी दोगे? अगर आप अपना ही डेट नहीं चुका पाओगे तो लोगों को क्या लोन दोगे? So, if you want to be a bank, the number one thing is your financial position should be good. So, you should be in position to pay your present and future depositors. ठीक है, जो आपके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, यू शुड बी एबल टू पे देयर क्लेम्स इन फुल। सो द कंपनी, आप अगर अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिपॉजिटर्स जो हैं, यू आर इन पोजिशन टू पे in full, then only you will be given license by the RBI. The affairs of the company are not being or likely to be conducted in a manner detriment to the depositors. Future जितने भी लोग कंपनी के पास डिपॉजिट किए अपना पैसा, कंपनी, बैंकिंग कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। सो यू हैव टू ये सारी चीजें आपको प्रॉमिस करनी होंगी, तभी आरबीआई आपको लाइसेंस देगी। आरबीआई को अगर ये लगेगा कि द अफेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी विल नॉट prejudicially affect depositor, interest of depositor, then only RBI will give license. So RBI has to make sure कि affairs of the banking company are not likely to prejudicially affect the interest of depositor. तो अगर बैंकिंग कंपनी, अगर RBI को लगेगा कि बैंकिंग कंपनी will act in detriment of the depositor, then RBI will not grant license. तो आरबीआई क्या क्या कंडीशन चेक करेगी? आरबीआई ये कंडीशन देखेगी कि अफेयर्स शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ present or future depositor. Next, the general character of the proposed manager will not be, general character should not be prejudicial to public interest. यहाँ पर बोल रहा है कि जो बैंक वर्क करेगी, the working of the bank, the character of the management, the working of the bank should not be prejudicial to public interest of its present. It should not be prejudicial to public interest, depositors' interest. The company should have adequate capital structure and earning prospects. कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। इक्विटी कितनी है, डेट कितनी है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर एडिक्वेट होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स ही दिए हुए हैं कि आरबीआई क्या क्या कंडीशन चेक करेगी बिफोर ग्रांटिंग लाइसेंस। सबसे पहला तो कि ये जो अगर बैंक स्टार्ट होती है तो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, उस बैंकिंग कंपनी का एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, अर्निंग प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, जो भी डिपॉजिटर्स होंगे, कंपनी, बैंकिंग कंपनी विल बी एबल टू पे देयर डिपॉजिटर्स। बैंकिंग कंपनी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट होगा, और बैंकिंग कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट नहीं है। तो ये एकदम जनरल पॉइंट्स है। बेसिकली आरबीआई इज चेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। आरबीआई ये चेक करेगी कि डिपॉजिटर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक के बेनिफिट में होना चाहिए, तो ही आरबीआई बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस ग्रांट करेगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट, that having regard to the banking facilities available in the proposed principal area, the potential scope of banks already in existence in the area, and the grant of license, having regard to the grant of license would not prejudicial to the operation of the banking system. यानी कि आपको ये बोल रहे हैं कि अब अगर आरबीआई किसी नए बैंक को लाइसेंस देगी, ध्यान सुनिएगा, अगर आरबीआई किसी नए बैंक को लाइसेंस देगी तो उस एरिया में जो ऑलरेडी बैंक्स हैं, क्या उनके एक्सपांशन में फर्क पड़ेगा? अगर हाँ तो आरबीआई लाइसेंस नहीं देगी। तो आरबीआई लाइसेंस, नए बैंक का लाइसेंस देने से पहले ये देखेगी कि जो बैंक ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, क्या उनका एक्सपांशन क्या एडवर्सली इफेक्ट होगा, और अगर वो प्रेजुडिशियल इफेक्ट नहीं होगा तो ही आरबीआई लाइसेंस ग्रांट करेगी। तो आरबीआई लाइसेंस ग्रांट करने से पहले ये देखेगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उनका एक्सपांशन तो एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। यस, वो प्रेजुडिशियल इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, उनका ऑपरेशन, जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनका ऑपरेशन तो एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो जाएगा ना, तो जाके जो है आरबीआई आपको लाइसेंस देगी। और लास्टली एनी अदर कंडीशन एज द आरबीआई में डीम फिट। तो ये सारी कंडीशन आरबीआई चेक करेगी। अगर आरबीआई को ये सारी चीजें सेटिस्फाइड लगेंगी तो ही आरबीआई आपको बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस देगी। लास्ट पॉइंट, बिफोर ग्रांटिंग एनी लाइसेंस टू एनी कंपनी आउटसाइड इंडिया। अच्छा,
यहाँ पर ना हम लोग आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी अगर कोई इंडिया के बाहर की कंपनी इंडिया में कोई बैंक खोलना चाहती है तो आरबीआई उनको क्या बोलेगी? आरबीआई उनको 3 चीज बोलेगी। बिफोर ग्रांटिंग एनी लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन to company incorporated outside India, RBI may require to be satisfied. RBI may require to be satisfied by an inspection that carrying of business by such company in India will be in public interest and that government of law of that country does not discriminate between Indian banks and foreign banks. दो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर, दो चीजें लिखी हुई हैं कि आरबीआई लाइस अगर कोई इंडिया के बाहर की कंपनी इंडिया में बैंक खोलना चाहती है, लेट्स से इंडिया की कोई बाहर की बैंक है, वो इंडिया में बैंक खोलना चाहती है, तो आरबीआई विल गिव लाइसेंस ओनली टू कंडीशन। नंबर 1 कि वो जो अगर इंडिया में अपना बैंक खोलते हैं तो उससे पब्लिक को एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगा, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा। कि उस कंट्री की गवर्नमेंट या उस कंट्री का लॉ इंडियन बैंक्स और उस कंट्री के बैंक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, तो वो कंट्री का लॉ इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। एंड द ओपनिंग ऑफ बैंक इन इंडिया बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही जाके आरबीआई लाइसेंस देगी। तो अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में बैंक खोलना चाहती है तो आरबीआई विल चेक whether it is in public interest or not. RBI will grant license only if it is in public interest. And number 2, that the government of or law of that country should not be bifurcating or discriminating between the Indian banks and the foreign banks. तो ये 2 पॉइंट है, बस इतना ही पढ़ना है। 3 चीजें हमने पढ़ी हैं बैंक के बारे में। देखो, एक तो अपन ने पढ़ा है कि अगर आपको लाइसेंस लेना है तो प्री रिक्विजिट है कि पेड अप 500 करोड़ होना चाहिए, बट स्मॉल बैंक के लिए 200 करोड़। फिर अपन ने पढ़ा अगर आरबीआई लाइसेंस ग्रांट करेगी तो ये सारे कंडीशंस चेक करके लाइसेंस ग्रांट करेगी। ये सारे कंडीशंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे कंडीशंस चेक करके लाइसेंस ग्रांट करेगी। और मैं 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर रही हूँ, लाइट चली गई है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सारी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर कितने पॉइंट है आपके? यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स आर हियर, 7 पॉइंट्स, और यहाँ पर बस 5 पॉइंट्स है। बहुत इजी है। ऊपर वाले 5 पॉइंट तो, ये वाले 5 पॉइंट तो पूरा आपके शेयर होल्डिंग से ही रिलेटेड है। दैट्स इट अबाउट बैंकिंग। एंड नेक्स्ट इज योर इंश्योरेंस। समझ में आया बैंकिंग वाला? यस। What are the circumstances under which RBI may cancel license granting banking company? तो नहीं पढ़ना है, हमें जितना बुक में दिया उतना ही पढ़ो। But it is asked in previous year, ma'am, because syllabus was changed at that time. हाँ, उस समय एक्स्ट्रा था थोड़ा सा। इसी में देख लो ना, उसमें क्या लिखा है, आंसर उसमें होगा ना। Yes, but one page is there, ma'am. The lengthy answer. हाँ, रीड इट ना। Okay. मैम 3A वंस मोर। 3A में ये लिखा है संदीप कि अगर कोई फॉरेन बैंक या फॉरेन कंपनी इंडिया में बैंक खोलना चाहती है तो आरबीआई लाइसेंस देने से पहले ये चीज़ें चेक करेंगी कि आप सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, और आरबीआई ये देखेगी कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और नॉट। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो ही आरबीआई लाइसेंस देगी। और लेट्स से वो जो कंट्री का लॉ है वो इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट और लॉ ऑफ दैट कंट्री डज नॉट डिस्क्रिमिनेट इन एनी वे अगेंस्ट द बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड दैट कंपनी complies with the provision of the act applicable to banking companies, and that company complies to all the provisions of this act applicable to banking companies incorporated outside India। यहाँ पर वही बोला है कि सबसे पहला वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, दूसरा वो जो कंट्री है जो इंडिया में बैंक इस्टेब्लिश करना चाहती है वो कंट्री में इंडियन बैंक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, एंड दैट कंपनीज कंप्लाइंग विद ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच इज एप्लीकेबल टू फॉरेन बैंक्स। यस, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया आपका, वो अमेरिकन बैंक है, वो इंडिया में है, तो अब
वो उन्होंने जब इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ब्रांच लाया होगा तो उसके लिए उन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लिया होगा। तो आरबीआई ने लाइसेंस देने से पहले ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं, और वो कंट्री इंडियन बैंक के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करती है ना, एंड दैट यस इट कंप्लाइज विद ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कैन मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस, आईआरडीए। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए। अब देखो, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी बनानी है तो अगेन जैसे बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक होता है इंश्योरेंस एक्ट और एक होता है आईआरडीए एक्ट। तो आईआरडीए एक्ट का पूरा नाम क्या है? आईआरडीए एक्ट। आईआरडीए एक्ट का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, और उसके साथ साथ आईआरडीए एक्ट के साथ साथ आपके रेगुलेशंस भी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज रेगुलेशन 2000। तो आपका इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग से एक्ट बनाया गया है जिसको हम लोग आईआरडीआई एक्ट बोलते हैं, एंड उसके साथ आईआरडीए रेगुलेशंस भी होते हैं, जो ये वाले रेगुलेशंस। यू हैव टू रीड एक्ट अलोंग विद रेगुलेशंस। ये वाला रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किस क्या प्री रिक्विजिट होगा। तो इसमें आपको प्रोसीजर पढ़ना है और प्री रिक्विजिट पढ़ना है, ये दो चीज़ आपको पढ़ना है इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1999 तक इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही कंट्रोल था, फिर बाद में आईआरडीए बना, उसके बाद जो है आपका इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ चालू हुआ एंड एक्ट बनाया गया, रेगुलेशंस बनाए गए विच कवर्स योर इंश्योरेंस मैटर्स। सबसे पहला क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज फॉर विच रिक्विजिशन ऑफ एप्लीकेशन में बी मेड। आप कितने तरह की इंश्योरेंस कंपनी बना सकते हैं, आप कितने तरह की इंश्योरेंस कंपनी बना सकते हैं, कितने टाइप्स के इंश्योरेंस कंपनीज बना सकते हैं। तो आप 4 तरह की इंश्योरेंस कंपनी बना सकते हो, 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहला आप लाइफ इंश्योरेंस बना सकते हो, जीवन बीमा जिसको अपन बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी के लिए होता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके बिल पेमेंट्स, मेडिकल बिल पेमेंट्स, हॉस्पिटल और डिजीज, ये सब के लिए होता है हेल्थ इंश्योरेंस, और सभी को लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। जितने कम उम्र में लो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस होता है जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं उसको अपन जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। जो भी इंश्योरेंस होता है, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, जो भी होता है सब आपके जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़ के जितने भी तरह के होते हैं वो सब जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। और एक होता है आपका री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस कंपनी फर्दर इंश्योरेंस लेती है, उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। फर्दर जैसे मान के चलो ये मैं हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया मैंने खुद का, किसी को बताना मत। अब ये मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, लेट्स से कोई भी जनरल इंश्योरेंस लिया, और उसका सम अश्योर्ड है लेट्स से 10 करोड़। 10 करोड़ है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी का अमाउंट होता है, मैं दे रही हूँ प्रीमियम, मैं दे रही हूँ प्रीमियम, ठीक है। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये रिस्क अकेले नहीं लेना चाहती। जैसे मैंने इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, फायर इंश्योरेंस ले लिया लेट्स टेकन, तो अब पूरा रिस्क किसके ऊपर आ गया? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, कि अगर वो इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, तो इनको मुझे सम अश्योर्ड देना होगा। तो यहाँ मैंने इंश्योरेंस ले लिया, तो पूरा रिस्क किसके ऊपर आ गया? इस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। अब ना री इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस क्या होता है? ये इंश्योरेंस कंपनी पूरा रिस्क अकेले नहीं लेना चाहती, ये इंश्योरेंस कंपनी पूरा रिस्क अकेले नहीं लेना चाहती, तो ये इसी को ना फर्दर इंश्योरेंस कर लेगी एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। एक दूसरी इंश्योरेंस को बोलेगी मुझे री इंश्योरेंस करना है। री इंश्योरेंस मतलब ऑलरेडी किसी और ने मेरे साथ इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसको मुझे फिर से इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि ये रिस्क मुझे नहीं लेना, ये रिस्क मुझे अकेले नहीं लेना, मैं रिस्क तुम्हारे ऊपर फर्दर डेलीगेट कर देना चाहती हूँ। तो जब इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसको अपन बोलते हैं री इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। तो दिस 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर। आपको अगर इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो आप इन चारों में से किसी एक तरह की इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। आर वी क्लियर विद दिस? अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो आप कैसे खोल सकते हैं? सबसे पहले तो आप इन चारों में से किसी एक तरह की इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हो।
अब हाँ मैम समझ में आ गया। लेकिन मैम इंश्योरेंस कंपनी बनाने के लिए पहले एक कंपनी बनाना होगा ना। पहले तो एक कंपनी बनाना होगा बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी इज व्हाट? अ कंपनी व्हिच हैज अ लाइसेंस फॉर डूइंग इंश्योरेंस बिजनेस बाय IRDAI। सेम उसी तरह तो उसीलिए आपको पहले तो एक पब्लिक कंपनी बनानी होगी। आपको इंश्योरेंस बिजनेस करना है ना, तो पहले तो आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी होगी। कंपनीज एक्ट के अंदर भी बना सकते हो या किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर भी बना सकते हो, ठीक है, और एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एंड अब कंपनी बना लिए। कंपनी बनाने के बाद अब आपको लाइसेंस लेना होगा इंश्योरेंस का। और हम लोग इंश्योरेंस का लाइसेंस किससे लेते हैं बताओ? इंश्योरेंस लाइसेंस IRDA, वेरी गुड, IRDAI से लेते हैं। IRDAI Insurance Regulation Development Authority of India. रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, IRDAI। अब देखो जैसे बैंक्स के केस में अपन RBI से लाइसेंस लेते थे ना, वैसे ही इंश्योरेंस के केस में हमें RBI से नहीं IRDAI से लाइसेंस लेना होगा। यानी कि अगर आपको बैंकिंग कंपनी बनानी होती है तो उसके लिए आपको RBI से लाइसेंस लेना होता है, बट अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी बनानी है तो उसके लिए आपको IRDAI से लाइसेंस लेना होगा, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ पब्लिक कंपनी under Companies Act 2013 or any other act of parliament, and then thereafter you have to apply to IRDAI for license। आपको IRDAI से लाइसेंस लेना होगा एंड फॉर दैट एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहते हैं या जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाना चाहते हैं तो मिनिमम पेड अप आपका होना चाहिए 100 करोड़ का, 100 करोड़। और अगर आप री इंश्योरेंस कंपनी बनाना चाहते हैं तो ये ज्यादा रिस्की है। आप इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कर रहे हो, मतलब फर्दर डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस में ज्यादा आपका पेडअप होना चाहिए, मिनिमम आपका पेडअप 200 करोड़ होना चाहिए। यानी कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस बनाना चाहते हो तो इन दैट केस यू नीड मिनिमम पेडअप ऑफ 100 करोड़, मिनिमम पेडअप इक्विटी कैपिटल, paid up equity share capital of 100 crore, and in case of reinsurance company your minimum paid up equity capital should be 200 crore। इसको याद करना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना। इंश्योरेंस के केस में 100-200 करोड़ है, बट बैंकिंग के केस में कितना था? बैंकिंग के केस में 500 एंड 200 था, यहाँ 100 एंड 200 है, याद रखना। बैंक कंफ्यूज मत करना। बैंकिंग के केस में मिनिमम पेड अप 500 करोड़ होना चाहिए क्योंकि बैंक्स में ज्यादा पेड अप लगेगा ना। बैंक्स वर्किंग आर मोर टिपिकल देन इंश्योरेंस बिजनेस, राइट। तो बैंक्स के लिए मिनिमम 500 करोड़, बट स्मॉल बैंक्स के लिए 200 करोड़। एंड अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए 100 करोड़, बट री इंश्योरेंस कंपनी के लिए 200 करोड़, ठीक है। ये हो गया। अब मैम कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता? हु कैन नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर IRDAI? तो ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले अपन करेंगे प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अब बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने एक ये आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन जो कि IRDAI के अंदर होता है। तो आप ये चारों बिजनेस कर सकते हैं अगर आप इंश्योरेंस का लाइसेंस लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। मैम प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? तो अब देखो इसमें ना 3 फॉर्म्स हैं। एक है आपका IRDAI R1, एक है आपका IRDAI R2। ये फॉर्म का नाम है, जैसे कंपनी लॉ में होता है ना फॉर्म का नाम MGT1, MGT2, SH1, पास 1, पास 2, वैसे ही IRDAI रेगुलेशंस के अंदर जो फॉर्म्स है ना उनका नाम है IRDAI R1, IRDAI R2, IRDAI R3। ये सारे फॉर्म्स के नाम हैं। तो देखो अब यहां पर आपको बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दे सकते लाइसेंस लेने के लिए, पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, आकाश को नोरा फतेही को प्रपोज करना है तो वो डायरेक्ट प्रपोज नहीं कर सकता, वो पहले फॉलो रिक्वेस्ट भेजनी होगी, ठीक है। फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो फिर वो जो है नोरा फतेही को प्रपोज करेगा। तो आप ना डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दे सकते इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, पहले आपको रिक्वेस्ट करना होगा। जैसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं वैसे समझ, पहले आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि सर हम ना एप्लीकेशन देना चाहते हैं, हम ना इंश्योरेंस का एप्लीकेशन देना चाहते हैं, आप हमें प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म दो ना, ताकि हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरें, फिर आप हमें इंश्योरेंस का लाइसेंस दो। तो देयर आर 3 स्टेप्स।
आप डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दे सकते, पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर IRDAI सर आप हमें वो दो ना, क्या दो ना, एप्लीकेशन फॉर्म दो ना, IRDAI R2 जो है एप्लीकेशन फॉर्म दो ना, हम उसको भर करके सबमिट करेंगे. So the first step is you have to make requisition. Means request. Requisition means request करते हैं हम आपसे. Requisition means request. So first you have to request for making application for registration. पहले आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि सर हम एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमें एप्लीकेशन फॉर्म दो ना. और ये जो रिक्वेस्ट हम करते हैं ये हम लोग करते हैं फॉर्म नंबर IRDAI R1 में, और इसके साथ 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं. वो 5 डॉक्यूमेंट्स अपन बुक से देखेंगे कौन कौन से 5 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. तो इसके साथ हमें 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होता है. अब हमने रिक्वेस्ट दे दी IRDAI को. अब IRDAI उसको वेरीफाई करेगा और फिर IRDAI या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा. तो आकाश ने लेट्स से नोरा फतेही को फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी. अब वो या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी. अगर रिजेक्ट करती है तो मामला वहीं खत्म, ठीक है. और अगर एक्सेप्ट होता है तो IRDAI क्या करेगा, IRDAI आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा. एप्लीकेशन फॉर्म होता है फॉर्म नंबर IRDAI R2 में. तो IRDAI क्या करेगा, बहुत बड़ा हो रहा है बोलने में IRDAI, मैं ना इसको शॉर्ट में बोलती हूँ IR, समझ जाना, शॉर्ट कर रही हूँ, बहुत बड़ा लग रहा है बोलने में, ठीक है. तो ये इंश्योरेंस अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी बोलती हूँ. अथॉरिटी क्या करेगा, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा कि लो भर के सबमिट कर दो. तो आपको वो एप्लीकेशन अथॉरिटी जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा फॉर्म नंबर IRDAI R2 में. अब आपको फॉर्म मिल गया, कौन सा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है IRDAI R2, ये एप्लीकेशन फॉर्म है. अब आप इसको पूरा भर दोगे, इस फॉर्म को भर दोगे और ये फॉर्म अब आप सबमिट करोगे. अब आप फाइनली रिक्वेस्ट कर रहे हो, समझ लो प्रपोजल, आकाश प्रपोज कर रहा है IRDAI को. तो यहाँ पर अब आप एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म नंबर IRDAI R2. लेकिन क्या ऐसे हलवा है, ऐसे ही थोड़ी लड़की पट जाएगी, ऐसी थोड़ी नोरा फतेही आकाश को हाँ बोल देगी. आपको इस फॉर्म के साथ 13 डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा. सोचो ना, इंश्योरेंस का आप लाइसेंस ले रहे हो तो IRDAI ऐसे ही लाइसेंस दे देगी, डॉक्यूमेंट्स मांगेगी ना आपसे. इवन कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपको MCO को कितने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं. तो यहाँ पर आप इंश्योरेंस का लाइसेंस ले रहे हो, तो इंश्योरेंस का लाइसेंस के लिए ये जो एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे IRDAI R2 में, उसके साथ आपको 13 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और यही डॉक्यूमेंट्स बल्कि हैं. इस टॉपिक में ना कुछ नहीं, ये प्रोसेस पूरा ईजी है. जो डॉक्यूमेंट्स है ना यही बल्कि हैं बस, बाकी पूरा प्रोसेस तो बहुत ईजी है, वेरी ईजी, ठीक है. अब आपने प्रपोज कर दिया, यानी आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया लाइसेंस लेने के लिए कि हम इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हैं, लाइसेंस दे दो प्लीज, IRDAI लाइसेंस दे दो. फिर IRDAI या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा. अगर एक्सेप्ट करता है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा फॉर्म नंबर IRDAI R3 में. अब आपको अप्रूवल मिल गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, आपको लाइसेंस मिल गया. अब लाइसेंस मिल गया, अब आपको इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा. कितने दिन के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर, यानी 1 साल के अंदर. लाइसेंस मिल गया, करो ना बिजनेस स्टार्ट. लाइसेंस मिल गया, बिजनेस स्टार्ट करो. तो आपको 12 मंथ्स के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर नहीं कर पाए तो एक्सटेंशन मिल सकता है नेक्स्ट 12 मंथ्स का, बट उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. टोटल 24 मंथ्स के अंदर आपको अपना इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा. बस खत्म, पूरा प्रोसेस खत्म है, इतना ही है बस. मेन ना ये डॉक्यूमेंट्स है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स और ये 13 डॉक्यूमेंट, दैट्स इट. अच्छा, एक चीज और है, जस्ट अ सेकेंड. ओ भाई, हैंड रेस कर दिया करो, मैं डर जाती हूँ. ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पर आपको एक बात बोली गई, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने दो फिर पूछना, ठीक है. IRDAI जो है अगर वो रिजेक्ट कर देता है, तो अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में आप 30 डेज के अंदर SAT को अपील फाइल कर सकते हो. SAT यानी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल. आप SAT को जो है, SAT क्या है, जैसे कंपनी लॉ में अपीलेंट अथॉरिटी कौन है, NCLT, वैसे ही सिक्योरिटीज लॉ में, इंश्योरेंस लॉ में अपीलेंट अथॉरिटी कौन है, SAT, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल. तो दिस इज द थिंग कि अगर आपको इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना है तो पहले आपको रिक्वेस्ट करना होगा फॉर एप्लीकेशन.
जहाँ पर आप IRDAI से एप्लीकेशन फॉर्म मांगेंगे और वो होता है IRDAI R1 में। फिर वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा। फिर आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे IRDAI R2 को, फिर आप उसको सबमिट कर दोगे। फिर अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर IRDAI आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा इन द फॉर्म नंबर IRDAI R3। एक बार इसको अपन बुक से पढ़ लेते हैं, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। एक मिनट, हाँ कशिश, इसको एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जल्दी से आओ, ये मैं हु कैन नॉट अप्लाई लास्ट में बताऊंगी। पेज नंबर 365 में आओ। पेज नंबर 365 में प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले आप करेंगे रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन, रिक्विजिशन, यहां पर लिखो रिक्विजिशन फॉर एप्लीकेशन इन फॉर्म IRDAI R1, ये दिया हुआ है रेगुलेशन 3 में। सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले यू विल मेक एन एप्लीकेशन टू अथॉरिटी। यहाँ पर अथॉरिटी मतलब ऑफ कोर्स IRDAI। यहाँ इंश्योरेंस की अथॉरिटी कौन है? इंश्योरेंस की अथॉरिटी IRDAI है। तो इस टॉपिक में जहां जहां अथॉरिटी लिखा है वहां हम लोग IRDAI की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन देना होगा IRDAI को फॉर इशुएंस ऑफ रिक्विजिशन फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म IRDAI R1। तो यहाँ पर आपको लिखा गलत तरीके से, आप इसको सुधार सकते हो थोड़ा सा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यू हैव टू मेक अ रिक्विजिशन टू अथॉरिटी फॉर इशुएंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और ये जो आप रिक्विजिशन करते हैं, ये कौन से फॉर्म में करते हैं? ये आप करते हैं फॉर्म नंबर IRDAI R1 में, ठीक है। तो यहां पर आपको बोल रहा है एप्लीकेशन टू अथॉरिटी, एप्लीकेशन टू अथॉरिटी ऑफ रिक्विजिशन फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। ये लिखा गलत तरीके से है, इसको आप सही तरीके से लिख सकते हो कि यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू IRDAI फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड दैट रिक्विजिशन विल बी इन द फॉर्म नंबर IRDAI R1। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन में बोल रहा है अथॉरिटी में रिक्वायर यू टू फर्निश एनी अदर, बकवास पॉइंट है। अगर अथॉरिटी चाहे तो वो आपसे कोई एडिशन इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। अब अथॉरिटी या तो एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। अगर कुछ सही नहीं लगा तो फॉर रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग अथॉरिटी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप 30 डेज के अंदर अंदर सैट को अपील फाइल कर सकते हैं। बस यहाँ इतनी बात लिखी है कि सबसे पहले यू विल मेक अ रिक्वेस्ट रिक्विजिशन इन द फॉर्म नंबर IRDAI 1 एंड देन authority may accept or reject, and if the authority rejects then within 30 days you can file an appeal to securities appellate tribunal. अब very important is कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अटैच करने होते हैं फॉर्म IRDAI R1 के साथ। 5 डॉक्यूमेंट्स, याद करो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं फॉर्म नंबर IRDAI R1 के साथ। 5 डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच होते हैं फॉर्म नंबर IRDAI R1 के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पर अटैच होते हैं? सबसे पहले तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ MOA एंड AOA। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपने कंपनी सबसे पहले तो एज अ कंपनी रजिस्टर की, उसके बाद आप IRDAI को अप्लाई करते हो ना परमिशन के लिए, तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका कॉपी ऑफ MOA AOA आपको देना होगा। आपके डायरेक्टर्स का नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन आपको देना होगा। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ फॉर 5 ईयर्स, अगले 5 साल आप कैसे बिजनेस करेंगे, आपका प्रोजेक्शन क्या है, व्हाट इज योर प्रोस्पेक्टिव बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या आपने अपना कोई बिजनेस प्लान बनाया है, क्या आपका अगले 5 साल में आपका क्या बिजनेस होगा, उसका प्रोजेक्शन बताओ। तो प्रोजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर विच शुड बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। हम पढ़ रहे हैं कि जब आप प्रीलिमिनरी रिक्वेस्ट करेंगे IRDAI को तो उसके साथ आप कौन से 5 डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। पहला आप MOA AOA अटैच करेंगे, दूसरा आप MOA AOA के साथ आप नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स अटैच करेंगे, तीसरा आप प्रोजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स अप्रूव बाय बोर्ड ये अटैच करेंगे। उसके बाद अब देखो, इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी है तो प्रमोटर्स इंडियन होने चाहिए क्योंकि कंट्रोल इंडिया का होना चाहिए। पहले ये लॉ था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब तो प्रमोटर्स हो सकते हैं, मतलब कंट्रोल मेजर शेयर होल्डिंग बाहर वालों की हो सकती है, पर जो प्रमोटर्स हैं वो इंडियन होते हैं। एंड अगर इंश्योरेंस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो हमें
इंडियन प्रमोटर कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी का लास्ट 5 ईयर का एनुअल रिपोर्ट अटैच करना। इफ देर आर एनी फॉरेन इन्वेस्टर्स, अगर हमारे इंश्योरेंस कंपनी में कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इफ देर आर एनी फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो हमारे जो इंडियन प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स यानी जो लोग इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके हाथ में कंपनी का कंट्रोल है, एंड इन्वेस्टर्स यानी जो लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाए, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इंडियन प्रमोटर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स का एनुअल रिपोर्ट भी हमें अटैच करना होता है। सो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट हमारी कंपनी के जो इंडियन प्रमोटर्स हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनी के जो इंडियन प्रमोटर्स हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका लास्ट 5 ईयर्स का हमें एनुअल रिपोर्ट अटैच करना होता है। ये 5 और एक और शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट बिटवीन इंडियन प्रमोटर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में हम क्या दे रहे हैं, उनको शेयर दे रहे हैं ना, एफडीआई आ रहा है ना एक तरीके से। अगर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तरह से एफडीआई आ रहा है, और वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं, इक्विटी दे रहे हैं, शेयर इशू करेंगे ना। तो यहाँ पर इंडियन प्रमोटर्स जो होते हैं, जो इंडियन प्रमोटर्स हैं यानी जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग जब शेयर्स इशू करते हैं ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो वो लोग उनके साथ शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट में एंटर करते हैं। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे तो इंडियन प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट हुआ होगा, कि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट हुआ होगा, उस तभी तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर अग्रीमेंट बनता है और फिर हम लोग शेयर्स अलॉट करते हैं उनको। तो वो जो शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट है उसका भी कॉपी आपको अटैच करना होगा फॉर्म नंबर IRDAI R1 के साथ। फॉर्म नंबर IRDAI R1 के साथ 5 डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। MOA, डायरेक्टर्स का नेम, एड्रेस, अगले 5 साल का प्रोजेक्शन, नेक्स्ट 5 ईयर का प्रोजेक्शन, ये तीनों तो अलग हो गया। अब दो ना इंडियन प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपके जितने भी इंडियन प्रमोटर्स कंपनी है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनी है, वो सब का लास्ट 5 ईयर का एनुअल रिपोर्ट आपको अटैच करना होगा। और अब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो ऑब्वियसली वो लोग इन्वेस्टर्स मतलब क्या, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट तो हुआ ही होगा। तो उसी अग्रीमेंट के अंदर तो अपन शेयर इशू करते हैं ना फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स लोगों को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमें उस शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट की कॉपी भी अटैच करनी होगी। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बिटवीन इंडियन प्रमोटर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये 5 डॉक्यूमेंट आपको IRDAI R1 के साथ अटैच करना होगा। अब अगर आपने IRDAI R1 सबमिट कर दिया तो अथॉरिटी में रिक्वायर द एप्लीकेंट टू फर्निश फर्दर इंफॉर्मेशन। अथॉरिटी को अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपसे मांग सकती है। अदरवाइज अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाएगी कि जो IRDAI R1 है वो कंप्लीट है, IRDAI R1 कंप्लीट है, एंड एप्लीकेंट शेल कैरी ऑल फंक्शंस विद इन इंडिया। एप्लीकेंट जो है वो इंडिया में इंश्योरेंस का वो सारे बिजनेस इंडिया में ही करेगा, इंडिया के बाहर नहीं करेगा, इंडिया में ही करेगा सारे बिजनेस। तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो अब वो रिक्वेजिशन को एक्सेप्ट कर लेगा। रिक्वेजिशन यानी कि रिक्वेस्ट, तो IRDAI क्या करेगा, रिक्वेजिशन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड मे इशू द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म नंबर IRDAI R2। मैं फिर से बता रही हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले अगर आपको इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आपको इंश्योरेंस का लाइसेंस चाहिए, इफ यू वांट इंश्योरेंस लाइसेंस, in that particular case first you have to make a requisition, first you have to make requisition to get the application form. That requisition will be in the form number IRDAI R1। सबसे पहले आपको रिक्वेजिशन देना होगा IRDAI को, अथॉरिटी को। अब वो फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकती है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, और अगर रिजेक्ट कर दी तो 30 डेज के अंदर आप सैट को अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल करने होंगे, कॉपी ऑफ MOA, डायरेक्टर्स का नेम, एड्रेस, नेक्स्ट 5 ईयर का प्रोजेक्शन, इंडियन प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स का लास्ट 5 ईयर का एनुअल रिपोर्ट, और इंडियन प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच का शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। अब आपने फॉर्म नंबर IRDAI R1 सबमिट कर दिया अथॉरिटी को, यानी कि आपने रिक्वेस्ट कर दिया। अब अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ फॉर्म कंप्लीट है और आप सारे बिजनेस इंडिया में ही करेंगे, तो वो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा और आपको एप्लीकेशन दे देगा। जो एप्लीकेशन देगा ना वो कौन से फॉर्म में होगा, आपको इशू कर देगा। क्या इशू कर देगा, आपको इशू कर देगा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म नंबर IRDAI R2। आपको फॉर्म नंबर IRDAI R2 में एप्लीकेशन नंबर इशू कर देगा, एप्लीकेशन नंबर इशू कर देगा। अब आप इस एप्लीकेशन को भर के सबमिट कर सकते हैं। अब एन एप्लीकेंट हुज रिक्वेजिशन इज एक्सेप्टेड शैल मेक एन एप्लीकेशन इन IRDAI 2। अब यहाँ पर आपको बोल रहे हैं
जिसका रिक्वेजिशन एक्सेप्ट हो गया, रिक्वेस्ट हमारा एक्सेप्ट हो गया, फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, अब आप प्रपोज कर सकते हो। एन एप्लीकेंट हुज रिक्वेजिशन इज एक्सेप्टेड मे मेक एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म नंबर IRDAI-R2 फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आप फॉर्म IRDAI-R2 में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर IRDAI-R2 में। अब इसके साथ ये 13 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं विथ अटैचमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं? 13 डॉक्यूमेंट्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, 13 डॉक्यूमेंट्स तो मैं बताती हूँ आपको। पहले नीचे आ जाओ, 13 डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगी, पहले नीचे आ जाओ। बस अभी के लिए समझ लो 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको फॉर्म नंबर IRDAI-R2 में अटैच करने होते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होता है 5 लाख की, 5 लाख। हाँ, अगर इंश्योरेंस का लाइसेंस चाहिए तो 5 लाख फीस देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। नॉन रिफंडेबल यानी कि गए, वापस नहीं आएंगे। अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा कर दिया और ब्रेकअप हो गया, वो पैसे गए, डूब गए, वापस नहीं आएंगे। नॉन रिफंडेबल फीस 5 लाख, 5 lakhs, नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ रुपीज 5 लाख शैल बी रेमिटेड बाय बैंक ड्राफ्ट। कैसे देंगे आप ये फीस 5 लाख की? या तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू भी आप IRDA को पेमेंट कर सकते हो या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हो। अब मान के चलो अथॉरिटी को सब सही लगता है, एप्लीकेशन सही है, तो अथॉरिटी क्या करेगी? आपको रजिस्टर कर देगी और आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी, और वो सर्टिफिकेट होगा इन द फॉर्म नंबर IRDAI-R3। वो जो सर्टिफिकेट होगा वो होगा फॉर्म नंबर IRDAI-R3 में। और अगर अथॉरिटी चाहे तो वो कंडीशंस भी इम्पोज कर सकती है। बस इतना, बस। और लास्टली, एक बार अगर आपको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया तो आपको 12 मंथ्स के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा एप्लीकेंट जिसको लाइसेंस मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा? कमेंस करना पड़ेगा इंश्योरेंस बिजनेस विद इन 12 मंथ्स ऑफ द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। 12 मंथ्स के अंदर आपको अपना 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा। बट अगर नहीं कर पाए तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, बट एक्सटेंशन भी आपको मैक्सिमम 24 मंथ्स का मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। यानी कि नेक्स्ट 12 मंथ्स बोल रहा है, 24 मंथ्स एक्स्ट्रा नहीं, 12 + 12 24। इनिशियल 12 मंथ्स का टाइम है आपके पास लाइसेंस मिलने के बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 12 मंथ्स के अंदर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 12 मंथ्स का एक्सटेंशन ले सकते हो। यानी टोटल 24 मंथ्स के अंदर आपको अपना इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना ही होगा। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये कंप्लीट है टॉपिक, डन। बस हमें ये 13 डॉक्यूमेंट्स, दैट्स इट। 13 डॉक्यूमेंट्स हमें करने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म IRDAI-R2 के साथ अटैच करते हो। तो प्रोसेस मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहले आप रिक्वेस्ट करते हो IRDAI-R1 में 5 डॉक्यूमेंट के, फिर वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। फिर वो एप्लीकेशन आप IRDAI-R2 फिल करके सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन 13 डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर अगर IRDAI को सही लगता है तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देता है रजिस्टर करके IRDAI-R3 में। सर्टिफिकेट मिल गया, अब आपको 12 मंथ्स के अंदर स्टार्ट करना होगा। नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 12 मंथ्स का एक्सटेंशन ले, दैट्स इट, इसी बात है। अब डॉक्यूमेंट्स एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी डॉक्यूमेंट्स है, एक जैसे डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप ग्रुप करके याद कर सकते हैं। सबसे 1 to 3 पॉइंट पेड अप शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, पेड अप इक्विटी 1 to 3 पॉइंट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको अपने एप्लीकेशन के साथ एविडेंस देना होगा कि आप मिनिमम पेड अप का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। तो आपको पता है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस करना है तो मिनिमम पेड अप कितना लगेगा? 100 करोड़। तो यू हैव टू गिव एविडेंस दैट योर पेड अप इज मिनिमम 100 करोड़। बट अगर आप प्री इंश्योरेंस कर रहे हो, अगर आप प्री इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हो तो आपका मिनिमम पेड अप कितना होना चाहिए? 200 करोड़। तो वो आपको एविडेंस देना होगा कि आपका मिनिमम पेड अप 200 करोड़ है। एंड लास्टली, यस, लास्टली आपको एफिडेविट देना होगा किसको? इंडियन प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंडियन प्रमोटर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको सर्टिफाई करना होगा दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप इज एडिक्वेट। अच्छा, that paid up is adequate after excluding the preliminary expenses। यहाँ पर हमारा पेड अप मिनिमम है कि नहीं है
उसको कंफर्म करने के लिए हमें प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स से एफिडेविट लेना होता है। एफिडेविट में प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स लिख करके देते हैं कि हाँ हम पेड अप की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, हमारा 100 या 200 करोड़ पेड अप है, आवर पेड अप इज एडिक्वेट। तो ये 3 पॉइंट है पेड अप से रिलेटेड। क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स IRDAI R2 के साथ अटैच करने होते हैं। नंबर 1, यू हैव टू अटैच एन एविडेंस दैट योर पेड अप इज मिनिमम 100 करोड़ in case of life insurance, health insurance or general insurance. You have to attach an evidence that your paid up is minimum 200 crore in case of reinsurance business. And you have to attach an affidavit by the promoter or the foreign investor that you are complying with the minimum paid up capital requirement. आप minimum paid up capital का requirement fulfill कर रहे हो, आपका paid up capital adequate है, इस पॉइंट को लेकर के हमें एफिडेविट लेना होता है प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स। इस पॉइंट को एफिडेविट में लिखते हैं प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये 3 पॉइंट हो गए आपके पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड। अब पॉइंट नंबर 4, 5, 6 और 7, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 रिलेटेड है इंडियन प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, वैसे तो थर्ड पॉइंट भी आपका इंडियन प्रमोटर फॉरेन इन्वेस्टर से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 इज रिलेटिंग टू इंडियन प्रमोटर एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 में ये बोलता है कि आपको एक स्टेटमेंट अटैच करना होगा अपने फॉर्म के साथ विच शोज द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू इंडियन प्रमोटर एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। आपने इंडियन प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं, इसका एक स्टेटमेंट आपको अटैच करना होता है। नेक्स्ट, आपको एक एफिडेविट अटैच करना होता है बाय MD, CEO और होल टाइम डायरेक्टर, जिसमें आप ये सर्टिफाई करते हैं कि फॉरेन की होल्डिंग डज नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल। फॉरेन की होल्डिंग 74% से ज़्यादा नहीं है, यानी कि आपको ये पहले 49% समथिंग था पहले, अभी इसको 74 हो गया है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग 74% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस इंश्योरेंस कंपनी में। फॉरेन holding of foreign should not exceed 74% of the total paid up capital. Foreign holding 74% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Next is where the FDI is more than 26%. FDI यानी कि of course अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स है तो FDI आ रहा है, क्योंकि FDI यानी कि जब फॉरेन लोग इंडियन इक्विटी खरीदते हैं, इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज FDI। तो अगर FDI 26% से ज़्यादा आ रहा है तो वो अप्रूवल रूट के अंदर आ जाएगा। तो उस केस में आपको FIPV की अप्रूवल भी लेनी होती है एज पर FDI पॉलिसी। तो वो FIPV की अप्रूवल लेके उस अप्रूवल की कॉपी भी आपको अटैच करनी होती है इन योर इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना होता है कॉपी ऑफ अप्रूवल गिवन बाय FIPV, because if your FDI is more than 26%, then ये ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के अंदर आ जाएगा। इन दैट केस यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ FIPV, और वो जो FIPV का अप्रूवल होगी उसकी कॉपी आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होगी। यस, नेक्स्ट इज योर MOU और मैनेजमेंट अग्रीमेंट और शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बिटवीन इंडियन प्रमोटर एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। इंडियन प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में जो भी शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट, वोटिंग अग्रीमेंट हुआ है, मैनेजमेंट अग्रीमेंट हुआ है, वो सबकी कॉपी हमें अटैच करनी होती है। सो वी हैव टू अटैच MOU, मैनेजमेंट अग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, वोटिंग अग्रीमेंट्स और एनी अदर रिक्वायरमेंट entered into between Indian promoters and foreign investors. Are we clear with this? Yes. इंडियन प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, शेयर होल्डर्स, वोटिंग अग्रीमेंट, मैनेजमेंट अग्रीमेंट, वो सबकी कॉपी। तो ये 4 पॉइंट हो गए इंडियन प्रमोटर फॉरेन इन्वेस्टर्स से रिलेटेड। मैंने इसको ग्रुपिंग क्यों किया है, याद करना ईजी हो जाता है। ग्रुप करने से एक जैसे पॉइंट को अगर आप ग्रुप कर दो ना तो याद करना बहुत ईजी हो जाता है। मेरे लिए पर्सनली बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं सारे थियरी सब्जेक्ट्स में जितने भी पॉइंटर्स होते हैं ना, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। सेम पॉइंट को मैं ग्रुप कर देती हूँ और ऐसे याद करती हूँ, हाँ ये 3 पॉइंट एक जैसे थे, ये 4 पॉइंट एक जैसे थे, तो वो याद करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए पेड अप शेयर कैपिटल वाले। क्या क्या कि पेड अप कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, बट री इंश्योरेंस के केस में 200 करोड़ होना चाहिए, उसका एविडेंस हमें देना होगा, और हमें एक सर्टिफिकेट देना होगा कि हमारा पेड अप कैपिटल एडिक्वेट है। 4 पॉइंट्स रिलेटिंग टू इंडियन प्रमोटर एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। नंबर 1, आपको स्टेटमेंट देना होगा रिगार्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू इंडियन प्रमोटर एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स।
आपको एफिडेविट देना होगा बाय एमडी सीईओ होल टाइम डायरेक्टर कि फॉरेन इन होल्डिंग 74% ज्यादा नहीं है। अगर एफडीआई 26% ज्यादा है, 26% ज्यादा है, तो आपको एफआईपीबी की अप्रूवल की कॉपी भी अटैच करना होगा। एंड पॉइंट नंबर 7, इंडियन प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में जो शेयर होल्डर अग्रीमेंट वोटिंग अग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी आपको अटैच करनी होगी। 7 पॉइंट हो गया, ठीक है। 8 और 9 पॉइंट फीस से रिलेटेड है। आपको पता है कि आपको 5 लाख की फीस देनी होती है डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा, उसका प्रूफ अटैच करना होता है। प्रूफ अटैच करना होता है कि आपने 5 लाख की नॉन रिफंडेबल फीस दे दी है। प्रूफ इनफ नहीं है, आपको एक सीए या सीएस का सर्टिफिकेट भी लेना होता है जहां वो लोग ये लिख के देते हैं कि हाँ भाई इन्होंने फीस दे दिया है। तो आपको फीस से रिलेटेड 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 और 9। एक है कि आपको प्रूफ अटैच करना होता है कि आपने नॉन रिफंडेबल फीस 5 लाख की पे की है, और दूसरा आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है सीए या सीएस से। प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएस से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फीस हैज बीन कंप्लाइड विद, कंपनी ने फीस दे दिया है। एंड 2 मोर पॉइंट्स 10 एंड 11। अब देखो आप शेयर्स इशू करोगे, पब्लिक कंपनी हो, शेयर्स इशू करोगे, तो जब हम पब्लिक ऑफर लाते हैं तो क्या हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो आपको अपने प्रोस्पेक्टस की कॉपी अटैच करनी होगी। एंड लास्टली लास्ट पॉइंट इज रिलेटिंग टू पॉलिसी रेट्स। तो आपको आप इंश्योरेंस कंपनी बना रहे हो, तो आपकी फ्यूचर में जब आपकी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी, जब आप इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपके रेट्स क्या होंगे, प्रीमियम क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, आप कैसे इंश्योरेंस देंगे, तो वो सारी चीज़ें भी हमें आरबीआई को सबमिट करनी होती है। सो वी हैव टू सबमिट अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ रेट्स, एडवांटेज, टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरे 11 पॉइंट्स याद नहीं भी होते हैं तो भी चल जाएगा, 6-7 पॉइंट्स भी याद करते हो तो आई गेस दैट्स इनफ। 6-7 पॉइंट्स, 7-8 पॉइंट्स, राइट। तो हम मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं, फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, समझ लो वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर आप समझ लो प्रपोज करोगे, फिर वो भी एक्सेप्ट हो गया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप है। पहले आप रिक्वेजिशन दोगे R1 में, फिर वो आपको अलाउ एक्सेप्ट कर दिए, फिर आप एप्लीकेशन दोगे R2 में, फिर वो एक्सेप्ट कर दिए तो वो सर्टिफिकेट दे देंगे R3 में, ठीक है। अब R2 के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, 3 फीस से रिलेटेड, 4 इंडियन प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर से रिलेटेड, फिर एक हो जाएगा आपका प्रोस्पेक्टस और एक हो जाएगा आपका statement regarding the rates, terms and conditions, etc., etc. of the insurance. All these documents you have to attach along with the application. ये पूरा प्रोसेस है इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। समझ में आया? कशिश आपका डाउट क्या था? हम्म, तो आप सैट को अपील फाइल कर सकते हो। और अगर फिर भी रिजेक्ट कर दिया ना, अगर सैट ने भी रिजेक्ट कर दिया ना, तो आप 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर 2 साल तक आप दोबारा एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। अभी आएगा वो वाला पॉइंट आएगा, अभी एक पॉइंट बचा हुआ है, मैं बताऊंगी यहाँ पर कि अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या। हाँ बोलो आकाश। Ma'am, is the why the bank draft issued by any scheduled bank payable at Hyderabad? हाँ यस यस, डिमांड ड्राफ्ट वो मैंने कवर नहीं किया शायद, यहाँ पर लिखा हुआ है। Because the branch office is in Hyderabad. हाँ यस, यहाँ पर लिखा हुआ है, अ बैंक ड्राफ्ट इशूड बाय द शेड्यूल बैंक पेबल एट हैदराबाद। यस, कोई भी शेड्यूल बैंक से आप पे कर सकते हो। कहाँ पर पेबल होगा? पेबल हैदराबाद में जो इनका है, हैदराबाद में इनका जो बैंक अकाउंट होगा वहाँ पर पेबल होगा। एंड कैन इशू इट बाय बैंक ड्राफ्ट issued by any scheduled bank. Its headquarters is at Hyderabad. Yes. Okay. Ma'am, one more thing. Will the pattern of the paper change, ma'am? It will remain same like how it came in December. क्यों आ सकता है, नॉट श्योर अबाउट इट बट आई गेस दे कैन गिव 20 मार्क्स एमसी। No, no, no. 3 marks questions were there. No. 30. आई थिंक इट It अकॉर्डिंग will टू be मी, same, no? अकॉर्डिंग टू मी इट शुड सेम। Ma'am, like how they'll ask
questions like documents and all for 3 marks. You can ask the procedure, what is the procedure of getting insurance registration? One is that, then what else they can ask for 3 marks? एसबीआई से वैसे ज़्यादा केस लॉ क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट आपको पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट भी आपको पूछ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं IRDI 2 के साथ या एप्लीकेशन के साथ. प्लीज एनलाइटन द प्रोसीजर अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस. सारी चीज़ें आपको पूछी जा For जा 3 सकती marks, हैं. how we can write so much? हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 3 मार्क्स के लिए, बट आप अगर ये डॉक्यूमेंट्स लिखना है तो आप 1-2 पॉइंटर्स छोड़ भी सकते हो, थोड़ा कम लिख सकते हो, बट अगर प्रोसेस पूछेगा तो प्रोसेस तो फिर पूरा ही लिखना पड़ेगा, भले थोड़ा ज़्यादा हो. कि जो क्वेश्चन पूछा है उतना तो हमें लिखना पड़ेगा ना. Yes, but it's like it is illogical if they ask these questions. हाँ, आइडियली दे शुड नॉट, बट कुछ-कुछ क्वेश्चंस होते हैं बड़े. क्वेश्चन में अगर प्रोसेस बोल दिया तो फिर आपको पूरा प्रोसेस लिखना ही पड़ेगा, IRDI R1, R2, R3. भले डॉक्यूमेंट्स में पूरे 11 पॉइंट्स नहीं लिख के थोड़े कम पॉइंट्स लिख दो, बट प्रोसेस तो पूरा लिखना पड़ेगा अगर प्रोसेस पूछा तो. 4 to 5 points are enough, no, for 3 marks. हाँ, बट प्रोसेस अगर पूछा तो प्रोसेस फिर पूरा लिखना पड़ेगा. Process means whatever chart you have given, we can write that only, no? हाँ, पर चार्ट मत बनाना. No, 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 in that only for framing sentences. हाँ, इसमें से आप मेजर पॉइंट्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है वर्ड टू वर्ड, बट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रोसेस यू कैन कट शॉर्ट इट, और कट शॉर्ट करके आप अपने हिसाब से प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो. Okay, okay, ma'am. But not that important, no procedure. नहीं है, प्रोसीजर ही तो आता है, कितने सारे प्रोसीजर आते हैं SBLL में. ऐसा नहीं Then है. how they'll ask for 3 marks? Before आता- it was for 5 marks, no? It might come, procedure can come. But from new attempt it did not come, so I am thinking it will not come. ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ऐसा बिल्कुल जो झटका लगेगा ना अगर आ गया एग्जाम में, तो जो जितना है बुक में वो पूरा पढ़ना है, नॉन नेगोशिएबल, आए चाहे ना आए, जो बुक में है वो पूरा पढ़ना है. ये मत सोचो, इस माइंडसेट से मत पढ़ो ये शायद एग्जाम में नहीं आएगा, इसको मैं नहीं पढ़ता. कोई टॉपिक एकदम ही नॉन इम्पॉर्टेंट होता है तो वो मैं बता देती हूँ क्लास में, बट बिल्कुल भी इस माइंडसेट से तो कोई टॉपिक छोड़ना ही मत कि ये वाला टॉपिक शायद पेपर में मेरे को नहीं लगता इस टाइप का आएगा, मैं नहीं पढ़ता. आपको पता है वही आएगा एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल मत करना. Okay. हाँ बोलो. Okay, ma'am. ओके, तो अपन इसको रिज्यूम करते हैं. ये हो गया ना, बस एक छोटा सा पॉइंट बचा है, जल्दी से आ जाओ यहाँ पर. हु कैन नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. कुछ लोग बार्ड हैं, कुछ लोग बार्ड हैं. बार्ड यानी कि मना है. कुछ लोग नहीं कर सकते, IRD को अप्लाई ही नहीं कर सकते, उनको तो अप्लाई करना ही मना है. तो कुछ लोग IRDAI को अप्लाई ही नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन के लिए. हु कैन नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर IRDAI. हु कैन नॉट अप्लाई, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते. 1 2 3 4 5 लोग दिए हुए हैं और बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है. वेयर द रिक्विजिशन हैज़ बिन रिजेक्टेड. आपका रिक्विजिशन ही रिजेक्ट हो गया भाई साहब. रिक्विजिशन यानी कि IRDAI R1 अगर या तो रिजेक्ट हो गया या तो आपने खुद विदड्रॉ कर लिया. समझ लो आकाश ने नोरा फतेह को फॉलो रिक्वेस्ट भेजा था, तो उसने फॉलो रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं की. फॉलो रिक्वेस्ट ही या तो उसने रिजेक्ट कर दी या तो आकाश ने खुद ही विदड्रॉ कर ली. तो अगर आपका रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आप अप्लाई कैसे करोगे. आपका रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है, नाउ यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. आर वी क्लियर विद दिस. हमारी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक बार रिजेक्ट कर दिया तो अब वापस थोड़ी जाएंगे. ठीक है, क्या नोरा फतेह के अलावा और कोई लड़की नहीं है क्या जिंदगी में? मिल जाएगी बहुत आकाश तुमको, ठीक है, वापस मत जाना उसके पास. तो वेयर द रिक्वेजिशन हैज बिन रिजेक्टेड और विड्रॉन. अगर आपका रिक्वेस्ट ही रिजेक्ट हो गया, अगर आपका रिक्वेस्ट ही रिजेक्ट हो गया या फिर आपने खुद ही विड्रॉ कर लिया, तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इसको बनाना. पॉइंटर्स चेंज कर लेना, मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही हूँ लिंक कर करके. पॉइंट नंबर 2, आपने एप्लीकेशन किया था बट वो या तो रिजेक्ट हो गया या तो आपने विड्रॉ कर लिया लास्ट 2 ईयर्स में, प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में. एप्लीकेशन यानी कि IRDAI R2. आपने अप्लाई किया था, आपने एप्लीकेशन दिया था IRDAI R2 में और या तो उसने रिजेक्ट कर दिया. मतलब पहले तो नोरा फतेह ने फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था, अब आकाश ने उसको प्रपोज किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया.
तो या तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या तो आपने खुद ही विड्रॉ कर लिया। वो रिप्लाई नहीं कर रही थी तो हमें गुस्सा आ गया, हमने खुद ही विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो या तो अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, आपने विड्रॉ किया लास्ट 2 इयर्स में, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे दोबारा एप्लीकेशन देने के लिए। तो एक बार अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, तो 2 साल के लिए आप वापस अप्लाई नहीं कर सकते। तो आकाश 2 साल के बाद अप्लाई कर सकता है वापस, लेकिन नहीं, वापस मत जाना, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 साल के बाद जा सकते हैं वापस। तीसरा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ब्रेकअप हो गया, मतलब एक बार सर्टिफिकेट मिल गया था, लाइसेंस मिल गया था, उसने हाँ बोल दिया था, यस यस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में ब्रेकअप कर लिया। तो हमारे पास लाइसेंस था बट IRDAI ने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कब करते हैं? या तो आपने कोई नॉन कंप्लायंस किया होगा या कुछ तो भी किया होगा, तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं दोबारा लाइसेंस लेने के लिए। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, आपके नाम में ना इंश्योरेंस या अश्योरेंस वर्ड नहीं है। जो इंश्योरेंस कंपनी का नाम होता है उसके नाम में या तो इंश्योरेंस या तो अश्योरेंस वर्ड होना चाहिए। अगर आपके नाम में इंश्योरेंस या अश्योरेंस वर्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते IRDAI के लाइसेंस के लिए, इंश्योरेंस के लाइसेंस के लिए। 4 पॉइंट एकदम अच्छे समझ में आया। पहला, रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया या विड्रॉ हो गया। दूसरा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या विड्रॉ हो गया पिछले 2 साल में। तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। चौथा, आपके नाम में इंश्योरेंस या अश्योरेंस नहीं है। बहुत इजी। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इसको जिस सीक्वेंस में कराई उसी सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट पॉइंट, जो आपके इंडियन प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पिछले 2 साल में एग्जिट कर लिया। कोई ना कोई तो डिफॉल्ट हुआ होगा ना कि आपके इंडियन प्रमोटर या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एग्जिट कर लिया। तो आपके इंडियन प्रमोटर या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एग्जिट कर लिया इन द लास्ट 2 ईयर। अगर उन्होंने कंपनी से एग्जिट कर लिया लास्ट 2 इयर्स में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर इंश्योरेंस लाइसेंस। 5 लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे, 5 लोग इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पहला, अगर आपका रिक्वेजिशन रिजेक्ट हुआ था या विड्रॉ हुआ था। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था या विड्रॉ हुआ था लास्ट 2 ईयर में, ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं। तीसरा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ये तीनों पॉइंट ही एक जैसे हैं। और एक हो जाएगा कि इंडियन प्रमोटर फॉरेन इन्वेस्टर्स एग्जिट किए हैं लास्ट 2 इयर्स में, और एक हो जाएगा अगर आपके नाम में इंश्योरेंस या इंश्योरेंस वर्ड नहीं है। एंड विद दिस वी आर डन विद द इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आपको कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं? बहुत इजी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि 4 तरह की कंपनी इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ और री इंश्योरेंस। उसके बाद आपको पहले कंपनी बनाना होगा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, 100 करोड़ एंड 200। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। के बाद कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ये 5 लोग, बहुत इजी है। और फिर बस आपको उसके बाद आपका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ IRDAI रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा लंबा है, बट अगर आप इसको समराइज करोगे ना तो बहुत इजी प्रोसेस है। देखो समराइज करने के बाद ये प्रोसेस कितना इजी लग रहा है समराइज करने के बाद। और बुक में ही ये सेम प्रोसेस कितना बड़ा दिया हुआ है, आधा पेज, 1 पेज, आधा पेज, ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस, 2 to 2.5 पेजेस। बट बल्कि किससे हुआ पता है? डॉक्यूमेंट से। तो 11 और 12 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं ना, इससे बल्कि हुआ है, बाकी पूरा प्रोसेस इजी है। एंड विद दिस वी आर डन विद इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन। आर वी क्लियर विद दिस? स्क्रीनशॉट, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन और बताऊंगी मैं जाने से पहले, वैसे तो लेट हो गई बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट्स लगेगा। एक और छोटा सा बताऊंगी, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। और 1 2 3 4 5 6 7 9 10। और कल इसका लिए थे ना, बैंकिंग का भी मैंने बनाया था, मैं पढ़ाना भूल गई, लिख सकते हो बैंकिंग का, बैंकिंग कंपनी का नंबरिंग डाल लेना कौन सा है, बैंकिंग कंपनी का भी। ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 5 6 10। और अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 5 6 7 9 10। बैंकिंग का प्रोसेस, RBI को कैसे अप्लाई करते हैं उसका प्रोसेस है, ठीक है। के बाद हो गया बैंकिंग का, NBFC का। कल वाला तो मैंने दिला दिया था ना, FSSAI वाला और ड्रग वाला, हाँ FSSAI और हाँ IE कोड का भी दिला दिया था ना, हाँ ठीक है, ओके। अभी आगे आ जाओ, एक छोटा सा और करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला, छोटा सा और करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाला। अब ध्यान सुनना, इंडस्ट्रियल लाइसेंस थोड़ा स्पीड में बताती हूँ, सॉरी, बोलो।
तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं टॉपिक के बाद दूंगी। लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, IDRA। अब IRDA अलग होता है, IDRA अलग होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। IDRA अलग होता है और IRDA अलग होता है। IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IDRA अलग होता है, IDRA स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। अब IDRA अलग एक्ट है, IRDA अलग एक्ट है। IRDA इंश्योरेंस वाला भी है और इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट है। मैं बताऊं, इस याद करने के लिए ना मैं कंफ्यूज नहीं होना, मतलब जैसे फुल फॉर्म से तो पता ही होता है, अगर कोई शॉर्टकट बोलता है ना IRDA या IDRA, तो मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अरे इंश्योरेंस वाला कौन सा था और इंडस्ट्रीज वाला कौन सा था। बहुत वाहियात मेमोरी टेक्निक है। देखो इंश्योरेंस में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस, और इंडस्ट्री में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो अगर IRDA पहले है तो वो इंश्योरेंस वाला है, IDD पहले है तो वो इंडस्ट्रीज वाला है, ठीक है। शॉर्टकट के लिए, फुल फॉर्म तो हमें पता ही है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एंड आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। आप कंफ्यूज मत हो, IRDA किसका, IDRA किसका, इसके लिए एक शॉर्ट वाहियात मेमोरी टेक्निक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप कभी इंश्योरेंस का IDRA ना लिख दो या इंडस्ट्रीज का IRDA ना लिख दो। इंश्योरेंस वाले एक्ट का नाम है IRDA और इंडस्ट्रीज का है IDRA, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। IDRA का फुल फॉर्म क्या है, IDRA स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। अब ध्यान से सुनिएगा, इंडस्ट्रीज लाइसेंस ये कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होता है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, IDRA एक्ट के अंदर। अब इसमें आपको दो सेक्शन मेनली पढ़ने हैं, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 11A ऑफ IDRA एक्ट, जो ये बोलता है कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। कोई लोग अगर कोई स्पेसिफाइड इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो दे हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस बाद में करेंगे, पहले ना आप नीचे आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ना आप स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज लाइसेंस, सॉरी, IDRA, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, IDRA। तो अब मैम गवर्नमेंट बोलती है, ये लॉ बोलता है कि कोई फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले, कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल एरोस्पेस, एक्सप्लोजिव, डिफेंस इक्विपमेंट, अगर ये सारे बिजनेस या इंडस्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हो, या पोल्यूशन कर रहे हो, या आप कोई दूसरे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो कि बहुत सीरियस है, या जो हेल्थ से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, और उसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। क्या मैम सबको लाइसेंस लेना पड़ता है, नहीं, अगर आप कंपलसरी लाइसेंस के अंदर आते हो तो ही आपको लाइसेंस लेना होगा, इसको अपन बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो किनको किनको लाइसेंस लेना होता है इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अंदर, सबको लाइसेंस लेना होता है क्या, नहीं। अगर आप ये सारी इंडस्ट्रीज में फॉल होते हो तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। किसको किसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना होता है, वन कंपलसरी लाइसेंसिंग वालों को, दूसरा SSI वाला पॉइंट है, और तीसरा लोकेशनल रेस्ट्रिक्शन। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। 1 पॉइंट के अंदर आ जाता है कंपलसरी लाइसेंसिंग, 2 पॉइंट के अंदर आता है SSI, और 3 पॉइंट के अंदर आता है लोकेशनल रेस्ट्रिक्शन। लोकेशनल रेस्ट्रिक्शन पहले पॉइंट के अंदर, सबसे पहले पॉइंट के अंदर कि कंपलसरी लाइसेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी लाइसेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी लाइसेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग मतलब अगर आप ये सारे इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको तो कंपलसरी लाइसेंस लेना होगा, बिना लाइसेंस लिए तो आप ये इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकते। तो कंपलसरी लाइसेंस में क्या क्या आता है, पहला अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दूसरा सिगरेट एंड टोबैको, तीसरा एरोस्पेस एंड डिफेंस, चौथा एक्सप्लोजिव्स एंड पांचवा हजार्डियस केमिकल, अब जो बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोसाइनिक एसिड, फॉस्जीन, मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, अगर गलत होगा तो माफ कर देना,
आइसोसाइनेट्स, डाई आइसोसाइनेट्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा, ये हजार्डियस केमिकल्स होते हैं। तो अगर आप ये सारी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो कंपल्सरीली आपको IDRA एक्ट के अंदर लाइसेंस लेना होगा। याद करने के लिए, यस, 1 एल्कोहल, दूसरा सिगरेट एंड टबैको, तीसरा एरोस्पेस डिफेंस, फिर एक्सप्लोजिव एंड हजार्डियस केमिकल्स। तो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ याद करना है इसको, ठीक है। स्टोरी ऐसे प्ले के साथ स्किट करके याद करना है इसको। कौन कौन से आते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर? सारे खराब वाले जो डेंजरस होते हैं ना, सब आ जाएंगे। अल्कोहल, सिगरेट एंड टबैको, एरोस्पेस डिफेंस, एक्सप्लोजिव एंड हजार्डियस केमिकल्स। तो ऐसे करके याद करना, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ। तो ये सारे आते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर कि अगर आप ये सारी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको कंपल्सरी लाइसेंस लेना ही होगा। आपको पता है, याद है अपन एमएसएमई पढ़े थे, एमएसएमई चैप्टर। एमएसएमई चैप्टर में एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि एमएसएमई में ना एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी वहां पर। क्या बात मैडम? कि जैसा कि आपको पता है अब एमएसएमई को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको अपन बोल सकते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उनको हम लोन देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, एमएसएमईज, स्मॉल बिजनेसेस को। तो वो लोग जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो लोग जो गुड्स बना रहे हैं, उसको खरीदेगा कौन? खरीदा तो गवर्नमेंट उनको प्रोक्योर करती है। और गवर्नमेंट ने कुछ 358 आइटम समथिंग रिजर्व करके रखे हैं, नंबर कुछ इधर उधर हो सकता है, आई गेस इट्स 358। गवर्नमेंट ने कुछ 58 या 358, गवर्नमेंट ने कुछ 358 आइटम्स रिजर्व करके रखे हैं कि ये आइटम्स हम लोग एमएसएमई से ही खरीदेंगे, नॉन एमएसएमई से नहीं खरीदेंगे, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री से नहीं खरीदेंगे, माइक्रो स्मॉल से ही खरीदेंगे, मीडियम से नहीं खरीदेंगे, लार्ज से नहीं खरीदेंगे, माइक्रो एंड स्मॉल से खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट ने ना कुछ रिजर्व्ड आइटम बना रखे हैं, रिजर्व्ड आइटम बना रखे हैं कि ये सारे रिजर्व्ड आइटम हम लोग सिर्फ माइक्रो स्मॉल यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे साइज से ही खरीदेंगे, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज से नहीं खरीदेंगे। अब अगर कोई मीडियम या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे आइटम्स बनाना चाहती है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है जो स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व्ड हैं, अगर कोई मीडियम या लार्ज इंडस्ट्री ऐसे आइटम बनाना चाहती है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व्ड है, के लिए उनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना होगा। बिना इंडस्ट्रियल लाइसेंस लिए वो लोग वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि वो जितना भी वो रिजर्व्ड आइटम प्रोड्यूस करेंगे उसका मिनिमम 50% उनको इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना होगा। क्यों? कि अगर वो लोग पूरा इंडिया में ही बेच देंगे तो एमएसएमई का कौन खरीदेगा, माइक्रो स्मॉल का कौन खरीदेगा? सब तो लार्ज इंडस्ट्री का खरीदेंगे ना। एक बात बताओ, रिजर्व क्यों किया गया, रिजर्वेशन क्यों रखा? ताकि लोग एमएसएमई का माल खरीदे, ताकि लोग माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स खरीदें। बट अगर वही सेम प्रोडक्ट्स लार्ज इंडस्ट्रीज भी बनाने लग जाएंगी तो लोग तो लार्ज इंडस्ट्री का खरीदेंगे ना, फिर माइक्रो स्मॉल का कौन खरीदेगा? इंडिया में कोई लोग डिमांड पूरी कर देंगे लार्ज स्केल वाले। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि ऐसे आइटम्स जो माइक्रो के लिए रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड मतलब 350 आइटम्स है क्या? आई गेस इट्स 358 या 350। कौन से लेसन में अपन पढ़े थे? लेसन 5 में पढ़े थे। Yes. 358 है ना? Yes, yes, yes. हाँ I will follow. हाँ, लिख लो इसको यहाँ पर, मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गई थी। 358 आइटम्स रिजर्व्ड है कि गवर्नमेंट ना सिर्फ एसएसआई से ही खरीदेगी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से ही खरीदेगी और किसी से नहीं खरीदेगी। जो बेनिफिट्स है इसमें भी आप लिख सकते हो कि एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन का ये भी बेनिफिट है कि 358 आइटम्स आपके लिए रिजर्व्ड है कि आप ही बना सकते हो, आप ही से खरीदेंगे और किसी से नहीं खरीदेंगे। 358 आइटम्स लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट आपको याद नहीं करनी है कि कौन कौन से 358 आइटम्स हैं, बट 358 आइटम्स हैं। अब वापस यहाँ पर आप लोग आ जाइए, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि 358 आइटम्स कुछ रिजर्व्ड हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, वही लोग बेचेंगे इंडिया में, उन्हीं का खरीदेंगे। तो अगर कोई लार्ज इंडस्ट्री या मीडियम इंडस्ट्री वो रिजर्व्ड आइटम बनाना चाहती है तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, लाइसेंस ले भी ली
तो भी अगर वो लोग ही रिजर्व्ड आइटम बेचने लग जाएंगे तो माइक्रो स्मॉल का तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो वो रिजर्वेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। इसीलिए हमने उनके ऊपर एक कंडीशन डालेंगे कि ठीक है, आप लार्ज इंडस्ट्री हो या आप मीडियम इंडस्ट्री हो, हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि जो हमने स्मॉल स्केल के रिजर्व्ड आइटम रखे थे वो आप मैन्युफैक्चर कर लो, लाइसेंस दे रहे हैं आपको, लेकिन जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका मिनिमम 50% आपको इंडिया के बाहर बेचना होगा। क्योंकि ये माइक्रो स्मॉल वाले इंडिया के बाहर नहीं बेच पाएंगे, ये लोग तो इंडिया में बेचेंगे ना, आप पूरा इंडिया का मार्केट नहीं खा सकते। मिनिमम 50% आपको इंडिया के बाहर बेचना होगा, सिर्फ 50% आप इंडिया में सेल कर सकते हो, ताकि माइक्रो स्मॉल वाले भी सेल कर पाए अपने प्रोडक्ट्स, वरना उनका तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ये है सेकंड, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग किसको किसको लेना होगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं ऐसे आइटम्स विच आर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल, और ऐसे कितने 358 आइटम्स है ना विच आर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल, और आप कौन, लार्जर यूनिट्स या मीडियम एंटरप्राइज। तो अगर कोई लार्जर या मीडियम एंटरप्राइज ऐसे आइटम्स मैन्युफैक्चर करना चाहती है विच आर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल, तो दे हैव टू ऑब्टेन इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो यहाँ पर आपको बोला है नॉन स्मॉल स्केल, नॉन स्मॉल स्केल यानी कि लार्ज एंड मीडियम कैन अंडरटेक द मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम्स रिजर्व्ड विच इज 358 आइटम्स फॉर स्मॉल स्केल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने के बाद। लेकिन एक और कंडीशन है कि आपको एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि कम से कम 50% जो है आपका प्रोडक्शन का, रिजर्व्ड आइटम का जो आप प्रोडक्शन करोगे उसका मिनिमम 50% आपको एक्सपोर्ट करना होगा। जो भी रिजर्व्ड आइटम का आप प्रोडक्शन करोगे उसका मिनिमम 50% आपको एक्सपोर्ट करना होगा। एक छोटी सी बात है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है किसको किसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना है IDRA के अंदर। एक और पॉइंट बचा है लोकेशनल वाला, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे हैं किसको किसको लाइसेंस लेना है IL, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे IL। किसको किसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा IDRA एक्ट के अंदर। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग इन लोगों को तो लेना पड़ेगा, अल्कोहलिक, सिगरेट, टोबैको, एरोस्पेस, डिफेंस, एक्सप्लोजिव, हजार्डियस केमिकल्स, ठीक है। मैं इस एक्ट से ना कभी नहीं भूलती हूँ ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट। उसके बाद ऐसे आइटम अगर आप जो SSI के लिए रिजर्व्ड है वो बनाना चाहते हैं उसके लिए लगेगा, बट मिनिमम 50% एक्सपोर्ट करना होगा। थर्ड पॉइंट इज लोकेशनल रिस्ट्रिक्शन। लोकेशनल रिस्ट्रिक्शन ये बोलता है कि देखो क्या होता है ना, आप अगर इंडस्ट्री सेटअप करते हो ना, फैक्ट्री वगैरह बनाते हो, तो उससे बहुत पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो उससे आजू बाजू जो रहने वाले रहते हैं ना उनको बहुत डेंजर होता है। तो इसीलिए ना आप ना इंडस्ट्री सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में खोल सकते हो, अर्बन एरिया में नहीं खोल सकते, यानी जहाँ लोग रहते हैं उनके बीच में आप इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हो। देखे हो कभी कॉलोनी के बीच में एक फैक्ट्री है, ऐसे देखे हो, नहीं देखे हो ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अलाउड नहीं है। अगर कभी होगा तो वो लाइसेंस लेके होगा, यानी कि नॉर्मली अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, फैक्ट्री वगैरह सेटअप करनी है, तो वो जाके आप अलग से गवर्नमेंट ना कुछ एरिया को, मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया ना सिटी के थोड़ा आउटर में होता है, ताकि सिटी वालों को बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे सिटी के थोड़ा आउटर में, थोड़ा बाहर साइड में इंडस्ट्रियल एरिया होता है, एंड आप उस इंडस्ट्रियल एरिया में अपना इंडस्ट्री बना सकते हो। बट अगर आप अर्बन एरिया में या अर्बन एरिया के 25 किलोमीटर्स के अंदर, तो अगर आप इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं अर्बन एरिया के 25 किलोमीटर्स के रेडियस में, अर्बन एरिया के 25 किलोमीटर्स के रेडियस में अगर आप इंडस्ट्री बनाना चाहते हो तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना होगा। आप अर्बन एरिया के पास, जहाँ अर्बन एरिया यहाँ पर किसको बोला गया है, ऐसी सिटीज जहाँ पर 10 लाख लोग से ज़्यादा रहते हैं, 10 लाख लोग से ज़्यादा रहते हैं, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर अर्बन एरिया। यहाँ पर अर्बन एरिया की लिमिट क्या हो जाएगी, 10 लाख पीपल। ऐसी सिटीज़ जहाँ पर 10 लाख पीपल रहते हैं, और ये पुराना सेंसस दिया हुआ है, पुराना सेंसस 1991 का सेंसस के अकॉर्डिंग 23 सिटीज़ थी जिनमें 10 लाख से ज़्यादा पीपल थे। अभी तो बहुत बढ़ गया है, बट यहाँ पर 1991 का सेंसस दिया है तो उसी को पढ़ लो। 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग 23 सिटीज़ थी जहाँ पर 10 लाख से ऊपर पीपल थे। तो अगर आपको ये 23 सिटीज़ जो हैं इनके 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस लिए आप ऐसे अर्बन एरिया में 25 किलोमीटर के अंदर फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते, आपको लाइसेंस लेना होगा। लेकिन हाँ, 2 एक्सेप्शन है इसके, 2 केस में लाइसेंस नहीं लगेगा। पहला, आप पोल्यूशन ही नहीं कर रहे हो। इसका रीज़न क्या है कि आपको अर्बन एरिया में या सिटी के बीच में या सिटी के पास में या फिर सिटी के 25 किलोमीटर्स के रेडियस में इंडस्ट्री सेटअप करने नहीं दिया जा रहा है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि पोल्यूशन। आप फैक्ट्री वगैरह बनाओगे, पोल्यूशन करोगे, एयर पोल्यूशन करोगे, वाटर पोल्यूशन करोगे, तो लोगों को वहाँ रहने में प्रॉब्लम होगी ना, लोगों को रहने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हो, आप पोल्यूशन ही नहीं करते हो, तभी पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर प्रिंटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर,
पोल्यूशन ही नहीं है, तो आप कर सकते हो, आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड हो, आपकी इंडस्ट्री प्रॉपर, जो गवर्नमेंट ने जो एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया है, अगर आपकी इंडस्ट्री उस इंडस्ट्रियल एरिया में है तो फिर आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो हम पढ़ रहे हैं किसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं विदिन द 25 किलोमीटर रेडियस ऑफ द सिटी, 23 सिटीज जहां 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना होगा। लेकिन आपको दो केस में नहीं लेना होगा। इवन इफ यू आर विद इन 25 किलोमीटर रेडियस, नंबर वन, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में हो तो, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में हो तो, दूसरा, अगर आप नॉन पोल्यूटिंग हो तो, खत्म, दैट्स इट। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक, यहां से, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ये तीनों पॉइंट। लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस किस लेना होगा, कंपलसरी लाइसेंसिंग वाले को, एसएसआई वाले को, और लोकेशन रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है। कंपलसरी लाइसेंसिंग, एसएसआई एंड लोकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ मैम समझ में आ गई। अब ना एक बार ऊपर आ जाओ, यहाँ पर वापस से। सेक्शन 11 बोलता है कि अगर आपको लाइसेंस लेना है, आप वो सारी इंडस्ट्रीज कर रहे हो, तो हर वो पर्सन और अथॉरिटी जो वो कैटेगरी का बिजनेस कर रहा है, इंडस्ट्री कर रहा है, तो उसको लाइसेंस लेना होगा कोई भी नया इंडस्ट्री खोलने से पहले। अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अपना इंडस्ट्री चालू कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अपने आप से थोड़ी परमिशन लेगा। तो कोई भी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11A बोलता है सेक्शन 11A बोलता है कि अगर आपको कोई नया आर्टिकल प्रोड्यूस करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि अभी तक आप एक कैटेगरी का केमिकल बना रहे थे। आप कौन कौन से केमिकल में लगता है रजिस्ट्रेशन, लेट्स से हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड आइसोसाइनेट्स, ठीक है। तो मान के चलो अभी तक आपने हाइड्रोसाइनिक एसिड बना रहे थे, आप उसके लिए आपने लाइसेंस लिया हुआ था, तो ये है आपका एक आर्टिकल। अब अगर आपको एक और आर्टिकल ऐड करना है, अगर आप आइसोसाइनेट का भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैम क्या उसी लाइसेंस के अंदर कर सकते हैं? नहीं। अगर आपने इंडस्ट्री सेटअप किया ये वाला आर्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए, कौन सा, हाइड्रोसाइनिक एसिड, तो उसके लिए आपने लाइसेंस ले लिया। अब अगर आप बाद में कोई और आर्टिकल ऐड करना चाहते हैं, अब आप आइसोसाइनेट भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से लाइसेंस लेना होगा, और आइसोसाइनेट प्रोड्यूस करने के लिए फिर से लाइसेंस लेना होगा। इंडस्ट्री सेम है, बस एक और नया आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक और नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको उस लाइसेंस को अपडेट कराना होगा जहां आप ये आइसोसाइनेट भी प्रोडक्शन करने की परमिशन लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर एक बात बोली गई कि अगर आप उसी इंडस्ट्री के अंदर नए आइटम भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से अप्लाई करके अपने लाइसेंस को अपडेट कराना होगा। ये लिखा हुआ है सेक्शन 11A में। तो सेक्शन 11A बोलता है कि अगर आप ऑलरेडी कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग चला रहे हो और आपने लाइसेंस लिया हुआ है सेक्शन 11 के अंदर, आपने सेक्शन 11 के अंदर लाइसेंस लिया हुआ है, और अगर आप कोई नया आर्टिकल प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, यू वांट टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर न्यू आर्टिकल, फॉर दैट यू अगेन नीड टू अमेंड योर लाइसेंस। आपको अपने लाइसेंस को अमेंड करना। तो यहाँ पर दो छोटी छोटी बातें हुई। सेक्शन 11 बोलता है कोई नया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको लाइसेंस लेना होगा, और सेक्शन 11 बोलता है न्यू आर्टिकल भी स्टार्ट करने से पहले, न्यू आर्टिकल इन द सेम इंडस्ट्री, न्यू आर्टिकल भी स्टार्ट करने से पहले अगेन आपको लाइसेंस लेना होगा और अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस को अमेंड कराना होगा। बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, सेक्शन 11 में आ जाओ। यहाँ पर दो सेक्शन दिया हुआ है, ये वाला है सेक्शन 11 और ये वाला है सेक्शन 11A। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। सेक्शन 11, कंडीशंस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर आप कोई न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बना रहे हैं, तो किसको किसको लाइसेंस लेना होगा? नो पर्सन और अथॉरिटी शैल एस्टैब्लिश एनी न्यू इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लाइसेंस। यानी यहाँ सीधा सीधा बोल दिया, अगर कोई न्यू पर्सन या अथॉरिटी है, अगर कोई पर्सन अथॉरिटी है, वो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो वो बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट क्यों बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से थोड़ी परमिशन लेगा। आर वी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, आपको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है कि एनी गवर्नमेंट अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट होता है, राइट?
तो गवर्नमेंट अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए उसको भी लाइसेंस लेना होगा, परमिशन लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिए इवन स्टेट गवर्नमेंट भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकता। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले, तो चाहे कोई पर्सन हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर उनको कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो दे नीड परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर सीधी बात सिंपल बोली गई है कि लाइसेंस में भी अंडर सच कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देने से पहले आपके ऊपर कंडीशंस इंपोज कर सकता है। नॉट सो इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बस इतना लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देने से पहले आपके ऊपर कंडीशंस इंपोज कर सकता है। दैट्स इट। सेक्शन 11A में आओ। सेक्शन 11A बोलता है कि अगर आप ऑलरेडी ओनर हो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के, आपने कोई आर्टिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस लिया हुआ है, अब आप कोई नया आर्टिकल प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए फिर से आपको अपने लाइसेंस को अपग्रेड कराना होगा। बस उतनी सी बात लिखी हुई है सेक्शन 11A में। सेक्शन 11A बोलता है कि इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग न्यू आर्टिकल। नया आर्टिकल प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा, इवन इफ यू आर द ओनर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है इफ यू आर द ओनर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन नहीं लगेगी। इफ यू आर द ओनर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच लाइसेंस हैज बीन इशूड, आपको ऑलरेडी लाइसेंस मिला हुआ है। यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू आर्टिकल अनलेस योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस इज अमेंडेड। भले आपको लाइसेंस मिला हुआ है कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आप कोई नया आर्टिकल तब तक नहीं प्रोड्यूस कर सकते जब तक आप अपने लाइसेंस को अमेंड नहीं करवा लेते। दैट्स इट। एंड मोस्ट इंडस्ट्रीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंस। मैम क्या इंडस्ट्रियल लाइसेंस सारी इंडस्ट्रीज को लेना होता है? नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड है, काफ़ी लिबरलाइज्ड है। बहुत ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस करो, कोई भी फैक्ट्री सेटअप करो आपको लाइसेंस लेना ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत लोग एग्जेम्प्ट हैं। मेन लाइसेंसिंग के अंदर आते हैं ये सारे कैटेगरी वाले, इन लोगों को लाइसेंस लेना होता है IDRA एक्ट के अंदर। तो ये आपका हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट डन। छोटा सा पॉइंट आपको दिया हुआ है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो ना मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, प्रोसीजर क्या है। पहले इसमें से सुन लो, प्रोसीजर बहुत ईजी है, ठीक है, प्रोसीजर बहुत ईजी है, सुन लो पहले। इंडस्ट्रियल लाइसेंस कैसे लेना है, प्रोसीजर क्या है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना होता है DPIIT को। DPIIT पढ़ चुके अपन स्टार्टअप में, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यस, DPIIT का एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है NIC, ठीक है, NIC पोर्टल है DPIIT का। तो अब अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको मान के चलो लाइसेंस चाहिए, तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं होता है। पहले होता था, अभी पूरा ऑनलाइन हो गया है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होता है DPIIT के NIC वेबसाइट में। किसी वेबसाइट में होता है एक ही जगह, ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा इस वेबसाइट में, और फॉर्म का नाम क्या है? FCIL। फॉर्म का नाम है FCIL। तो आपको एप्लीकेशन देना होगा इन द फॉर्म नंबर FCIL अलॉन्ग विथ अटैचमेंट्स, ठीक है। अटैचमेंट्स क्या है बुक में देख लेंगे। अब एंड जो DPIIT है ना वो खुद से लाइसेंस नहीं देता। तो पहले ना यह है फर्स्ट स्टेप, के बाद सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ध्यान सुनना, DPIIT स्क्रूटनाइज करेगा, अगर उसको सब सही लगेगा तो वो 3 लोगों को जो है आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, स्टेट गवर्नमेंट को और एजेंसीज को। और अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, तो वो लोग अपना कमेंट्स देंगे DPIIT को कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लाइसेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो ये लोग अपना कमेंट्स देंगे DPIIT को। अब DPIIT को मिनिस्ट्रीज लोगों का कमेंट मिल गया। अब फिफ्थ स्टेप, DPIIT अब किसका सजेशन मांगेगा? एक अलग से लाइसेंस देने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, लाइसेंसिंग कमेटी। इंडस्ट्रियल लाइसेंस देना है नहीं देना है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस देने के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से कमेटी बनाई है DPIIT ने, उस कमेटी का नाम है लाइसेंसिंग कमेटी। तो अल्टीमेटली पूरा रिसर्च वर्क ये कमेटी करती है, और ये कमेटी ही डिसाइड करती है कि लाइसेंस देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो DPIIT एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता है लाइसेंसिंग कमेटी को, और लाइसेंसिंग कमेटी फिर पूरा रिसर्च वगैरह करती है और देखती है लाइसेंस देना है कि नहीं देना है। फिर वो रिकमेंड करती है DPIIT को कि लाइसेंस देना चाहिए कि लाइसेंस नहीं देना चाहिए।
और फिर DPIIT फाइनल डिसीजन लेता है, या तो वो लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेगा, दे देगा, या तो वो रिजेक्ट कर देगा, और फिर ये फाइनल अप्रूवल दे देगा। ये है आपका पूरा इंडस्ट्री लाइसेंस लेने का प्रोसेस। फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद कर लो, बहुत ईजी है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दोगे DPIIT के NIC पोर्टल में थ्रू फॉर्म FCIL, फिर वो फॉरवर्ड, वो स्क्रूटनाइज करके सब सही लगेगा तो फॉरवर्ड कर देगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, स्टेट गवर्नमेंट को, एजेंसीज को। वो लोग अपना कमेंट्स देंगे, कोई ऑब्जर्वेशन कमेंट्स होगा तो वो देंगे। फिर DPIIT एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा लाइसेंसिंग कमेटी पूरा रिसर्च वगैरह करके रिकमेंड करेगा कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। DPIIT फाइनल ऑर्डर पास करेगा, या तो एक्सेप्टेंस का या तो रिजेक्शन का। ये है। कितने लोग आ रहे हैं? पहले DPIIT आया, फिर ये लोग आए, और फिर थर्ड स्टेप में कौन आया? लाइसेंसिंग कमेटी। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है, हाउ टू ऑब्टेन द इंडस्ट्रियल लाइसेंस। जल्दी से आओ, एक बार बुक से रीड कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस टू ऑब्टेन इंडस्ट्रियल लाइसेंस, पेज नंबर 9 में। और ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है ना, ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। लिख लो, वो जो लिस्ट अपन बनाए थे ना, वहां पर ऐड कर लो। हाँ, इंडस्ट्रियल लाइसेंस years। What about FSSAI license? वो नहीं है ना, आपकी बुक में नहीं दिया है, आई गेस नहीं दिया है उसका वैलिडिटी पीरियड। Okay. जितना दिया है उतना ही करना बुक। इंडस्ट्रियल लाइसेंस का 3 इयर्स का वैलिडिटी होता है। इसमें जो लिस्ट बनाए थे ना, उसमें ऐड कर लेना है। अपन सारे वैलिडिटी की लिस्ट बनाए थे, कौन सा रजिस्ट्रेशन कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर में आ जाओ। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो सारे एप्लीकेशन जो आपको देने हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए, वो आप देते हैं ऑनलाइन G2B पोर्टल में ऑफ द DPIIT। ये पोर्टल आपका NIC पोर्टल है, G2B पोर्टल में आप देते हैं। एंड फॉर्म का नाम है फॉर्म FCIL। फॉर्म का नाम है फॉर्म FCIL। FCIL स्टैंड्स फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस। बेसिकली दिस इज अ कंपोजिट फॉर्म कि अगर फॉरेन कोलैबोरेशन भी हो रहा है और इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी लेना है, दोनों के लिए वन सिंगल फॉर्म है FCIL, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस, FCIL का फुल फॉर्म। तो प्रोसीजर क्या था कि पहले आप एप्लीकेशन देंगे FCIL में ऑनलाइन पोर्टल में, इतना हुआ फर्स्ट पॉइंट। एप्लीकेशन आप देंगे FCIL में ऑनलाइन पोर्टल में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, DPIIT क्या करेगा? उसको स्क्रूटनाइज करेगा। DPIIT उसको स्क्रूटनाइज करेगा, यानी चेक करेगा कि कंप्लीट है कि नहीं फॉर्म, ठीक है। उसके बाद DPIIT उसको फॉरवर्ड कर देगा 3 लोगों को, मिनिस्ट्रीज को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, स्टेट गवर्नमेंट को और एजेंसीज को। 4 लोगों को फॉरवर्ड करेगा। DPIIT आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा मिनिस्ट्रीज को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, स्टेट गवर्नमेंट को और एजेंसीज को, जो भी कंसर्न एजेंसीज होंगी, अब उनका कमेंट्स मिलेगा। आफ्टर द रिसीट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, उनका कमेंट रिसीव करके फिर एप्लीकेशन वो फॉरवर्ड कर देगा, सबमिट कर देगा लाइसेंसिंग कमेटी को, ठीक है। अब लाइसेंसिंग कमेटी पूरा रिसर्च करके रिकमेंड करेगा कि लाइसेंस देना है कि नहीं देना है। लाइसेंसिंग कमेटी रिकमेंड करेगा फॉर द ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, और आफ्टर रिकमेंडेशन फिर जो DPIIT है वो फाइनल आपका लाइसेंस दे देगी। जो DPIIT है वो आपका लाइसेंस ग्रांट कर देगी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है इंडस्ट्रियल लाइसेंस का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये सेम प्रोसेस बुक में 5 पॉइंट में दिया हुआ है, चार्ट के फॉर्म में समझना इजी हो जाता है, बट बुक में एग्जाम में आप इसको ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट करके ही लिखना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो जैसे पूरा प्रोसेस पॉइंटर्स में दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, वैसा, ठीक है। ये हो गया प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंस। और अब ना एक छोटा सा पॉइंट बचा है IEM का। ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस हमारा हो गया है। एक टॉपिक है IEM, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। बस ये छोटा सा IEM का टॉपिक बचा है, बाकी हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंस हो गया है। इंडस्ट्रियल IEM का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। IEM क्या होता है? IEM स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। अब देखो, ये कोई परमिशन नहीं है। IEM इज नॉट अ परमिशन। IEM इज नॉट अ परमिशन। IEM इज सिंपली इंफॉर्मेशन। जैसे लाइसेंसिंग क्या होता है? परमिशन लेना। अगर आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो यानी आप परमिशन मांग रहे हो। IEM इज सिंपली फॉर कम्युनिकेशन, यू डोंट नीड एनी परमिशन एंड ऑल।
बट किसको किसको ये फॉर्म फाइल करना होता है या आईईएम फॉर्म फाइल करना होता है? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको आईएल नहीं लेना है, आईएल स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं लेना है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंस, उनको आईईएम फाइल करना होता है डीपीआईआईटी को। लेकिन सारी इंडस्ट्रीज को नहीं करना होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है तो ही आपको आईईएम फाइल करना होगा। तो आईईएम कुछ नहीं, एक फॉर्म है और वो फॉर्म आपको डीपीआईआईटी को फाइल करना होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है किसको फाइल करना है? तो सबको नहीं फाइल करना है। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं लेना है, जो लाइसेंस से एग्जेम्प्ट है और जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है एंड जिनका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन लोगों को आईईएम फॉर्म फाइल करना होता है डीपीआईआईटी को। बट हम आईईएम 2 पार्ट में फाइल करते हैं, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग पार्ट ए फाइल करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम लोग पार्ट बी फाइल करते हैं। बस कैसे फाइल करना है आईईएम मैं आपको बता रही हूँ। देखो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जो लोगों को इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना है उनको आईईएम फाइल नहीं करना है। जिन लोगों को इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं लेना है वो लोग फाइल करेंगे आईईएम, लेकिन सब लोग नहीं। जो ये लिमिट क्रॉस करते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा है, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, वो लोग फाइल करेंगे आईईएम। अब आईईएम कैसे फाइल करेंगे? प्रोसेस ऑफ फाइलिंग आईईएम। मान के चलो ये इंडस्ट्री है, ठीक है, और ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है। ये एक इंडस्ट्री है विच इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडस्ट्री लाइसेंस, इसको लाइसेंस नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट इसका 50 करोड़ से ज़्यादा है एंड टर्नओवर इसका 250 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं। तो अब इसको क्या लेना है? अब इसको लेना है अब इसको फाइल करना है आईईएम। तो कैसे फाइल करेंगे? सबसे पहले इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्म है जिसका नाम है आईईएम पार्ट ए। ये फॉर्म हम लोग फिल करेंगे और ये फॉर्म हम लोग डीपीआईआईटी के ऑनलाइन एनआईसी पोर्टल में फाइल करेंगे। ये G2B पोर्टल है, डीपीआईआईटी का G2B पोर्टल है एनआईसी, तो वहाँ पर अपन फाइल कर देंगे। फिर डीपीआईआईटी उसको वेरीफाई करेगी और अगर सब सही होगा तो वो आपको बस एक एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगी कि हाँ मुझे आपका फॉर्म मिल गया है एंड वी एक्सेप्टेड। ये हम कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं, कोई लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस में लेना होता है। यहाँ पर इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, it's just a formality that you have to inform DPIIT. That's it. You don't have to take permission. Here you are not taking permission. You're just informing DPIIT. So you just have to file a form part A. DPIIT आपको कोई परमिशन वगैरह नहीं देगी क्योंकि आप मांग ही नहीं रहे हो। DPIIT आपको बस एक एक्नॉलेजमेंट दे देगी। एक्नॉलेजमेंट मीन्स DPIIT ये एक्सेप्ट करेगी कि हाँ मुझे मिल गया है, आईईएम पार्ट ए मिल गया। दैट्स इट, दैट्स इट। DPIIT आपको एक्नॉलेजमेंट इशू कर, ठीक है। अब आप फाइल करेंगे जब आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, अपना कमर्शियल प्रोडक्शन, जब आप अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे उसके बाद आप फाइल करेंगे फॉर्म नंबर आईईएम पार्ट बी। और इस आईईएम पार्ट बी के साथ जो पहले वाले आईईएम का एक्नॉलेजमेंट था वो भी आप अटैच करेंगे। फिर ये भी आप ऑनलाइन डीपीआईआईटी की ऑनलाइन वेबसाइट में फाइल कर देंगे। बस अब डीपीआईआईटी आपको एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि हाँ मुझे पार्ट बी मिल गया है, खत्म। कोई परमिशन नहीं मिल रही है, हम परमिशन मांग ही नहीं रहे हैं। आईईएम इज जस्ट टू इन्फॉर्म डीपीआईआईटी अबाउट आवर वर्किंग एंड आवर इंडस्ट्री। दैट्स इट, दैट्स इट। तो आईईएम के बारे में बस आपको 2 चीज़ पढ़नी है। आईईएम किसको फाइल करना है? जिनको आईएल नहीं चाहिए, जो लोग इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं चाहिए जिनको, एंड जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा है एंड टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है, दे हैव टू फाइल आईईएम पार्ट ए एंड पार्ट बी। प्रोसेस क्या है? हम पार्ट ए फाइल करेंगे, वो एक्नॉलेजमेंट दे देगा, फिर हम पार्ट बी फाइल करेंगे, फिर वो एक्नॉलेजमेंट दे देगा, खत्म। एकदम वेरी इजी, वेरी इजी। एक बार बुक में आ जाओ, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। एक बार बुक में आ जाओ, पेज नंबर 369 में आ जाओ, आईईएम। और ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, पेपर में आ सकता है, पास्ट एग्जाम में आया है। आईईएम, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। सबसे पहला क्वेश्चन, किसको किसको फॉर्म आईईएम फाइल करना है? तो ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिनको लाइसेंस नहीं लेना है, एंड हुज इन्वेस्टमेंट इज 50 करोड़ एंड हुज टर्नओवर इज 250 करोड़। जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी 50 करोड़ से ज़्यादा है एंड टर्नओवर भी 250 करोड़ से ज़्यादा है, उनको फाइल करना होगा आईईएम, दैट इज फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट। कैसे फाइल करेंगे?
कंप्लीट ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है थ्रू G2B पोर्टल ऑफ DPIIT, G2B पोर्टल ऑफ DPIIT। अब प्रोसेस क्या है फाइलिंग का? प्रोसेस बहुत ईजी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, G2B पोर्टल के थ्रू फाइल करना होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्क्रूटनाइज करते हैं, आपका स्क्रूटनाइज करते हैं। जैसे मान के चलो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर समझ लो आप सबमिट कर रहे हो IEM पार्ट ए, आपने पार्ट ए सबमिट किया ऑनलाइन पोर्टल में, फिर वो लोग उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, ठीक है। आपने सबमिट किया, वो लोग उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, फिर अगर सब सही होगा तो वो आपको क्या इशू करेंगे? IEM एक्नोलेजमेंट यानी कि हाँ हमें मिल गया है, एक्नोलेजमेंट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या फाइल किया? पार्ट ए फाइल किया, वो लोग ने स्क्रूटनाइज किया, वेरीफाई किया, और फिर अगर सब सही लगा तो उन्होंने एक्नोलेजमेंट दे दिया। अब ये एक्नोलेजमेंट ना एक प्रूफ की तरह एक्ट करता है। ये जो DPIIT ने हमें एक्नोलेजमेंट इशू किया, इट एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ नॉन अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग। ये एक एविडेंस होता है कि हाँ हमारे ऊपर लाइसेंसिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो बात को समझो, अगर DPIIT ने हमें IEM का एक्नोलेजमेंट दे दिया, मतलब DPIIT ये एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, बस IEM फाइल कर दिए, हो गया, यू डोंट नीड इंडस्ट्रियल लाइसेंस। सो इट इज अ प्रूफ और इट इज एन एविडेंस। This acknowledgement issued by DPIIT is an evidence that you don't need industrial license. तो आपने पार्ट ए फाइल कर दिया। उसके बाद all the industrial application who have filed IEM पार्ट ए, यहाँ पर लिखो पार्ट ए, are required to report the commencement of commercial production online by filing the form part B। यहाँ पर आपको बोला है हर वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिन्होंने पार्ट ए फाइल किया है उनको फिर से पार्ट बी फाइल करना होगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, ये बताने के लिए कि हाँ हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। तो वो लोग पार्ट बी फाइल करेंगे आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद हम लोग पार्ट बी जो है वो फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे? पार्ट बी फाइल करेंगे। एंड लास्टली फिर हम पार्ट बी फाइल करेंगे, उसके बाद वो डिपार्टमेंट क्या करेगा? हमें DPIIT क्या करेगा? हमें पार्ट बी का एक्नोलेजमेंट इशू कर देगा। हमें पार्ट बी का क्या करेगा? एक्नोलेजमेंट इशू कर देगा, एक्नोलेजमेंट इशू कर देगा, पार्ट बी का एक्नोलेजमेंट इशू कर देगा। दैट्स इट, बस इतना सा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप IEM पार्ट ए फाइल करो, वो लोग एक्नोलेजमेंट इशू कर देंगे, फिर आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद पार्ट बी फाइल करो, फिर वो लोग एक्नोलेजमेंट इशू कर देंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट IEM। Are we clear with this? And GST will upload to the only video. हाँ, GST का तो मैं बाद में बताऊंगी, मुझे देखना, अभी तक मैं उसको पढ़ाती नहीं थी। मॉड्यूल टैक्स जो है वो मॉड्यूल 1 में ही था। हाँ संदीप पूछो। ठीक है, टैक्स मॉड्यूल 1 में ही था, तो वो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। ESIC EPFO का मैं जल्दी कर दूँगी, ठीक है। Recorded video of past year. नहीं, फ्रेश रिकॉर्ड करके। Okay. हाँ, फ्रेश रिकॉर्ड, पास्ट ईयर फ्रेश रिकॉर्ड, और बस हो गया ऑलमोस्ट। This chapter weightage 21 marks, no? ओल्ड सिलेबस में 21 marks. अटेम्प्ट, दिसंबर वाले अटेम्प्ट में 21 marks without option 15 marks. हाँ, विदाउट ऑप्शन ही देखो 10 to 15 मार्क्स आप ले सकते हो। बाकी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मी इसमें आपको कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। Okay. टेलीकॉम, ESIC EPFO, ठीक है, ये टेलीकॉम वाला है, और ये छोटा सा कुछ लास्ट, ये तो काम का है ही नहीं। एक ये टेलीकॉम वाला है, NBFC वाला बाद में करेंगे, NBFC वाले चैप्टर के साथ। ESIC EPFO PAN 10 GST, 6 रजिस्ट्रेशन बचे हैं, ठीक है, जिसमें से मैं कल आपको ESIC EPFO और टेलीकॉम वाला और एनवायरनमेंट एक और बचा है, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट, टेलीकॉम, ESIC EPFO ये मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगी। एंड बाकी PAN 10 GST का मैं आपको रिकॉर्डिंग, ठीक है।
pollution board license. हाँ, वही एनवायरनमेंट वाले में आ जाएगा, पोल्यूशन वाला, बस। Oh. ठीक है, इतना ही बचा है एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। तो कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो है नया पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। सी यू ऑल टुमारो, कीप लर्निंग, कीप टेक केयर, बाय बाय। Ma'am. बाय। Good night. नाइट, बाय। बाय।